हो गया ना? हो गया ना सर? Yes, sir. ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। गुड मॉर्निंग एंड सबको सर शुभ महालया टू ऑल ऑफ यू। सर ऐसे पूछ रहा था मुझे ये सर महालया में, महालया का एक सिंपल, जितना मुझे पता है, ज़्यादा मुझे नहीं पता। महालया में क्या होता है सर कि जो पितृपक्ष होता है, मतलब सिंपल बात है कि हमारा जो एंसेस्टर्स होते हैं, तो एंसेस्टर्स को आज के दिन याद किया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एंसेस्टर्स को याद करके उनको फेयरवेल करते हैं आज के दिन में, और फिर बुलाते हैं माँ को। ठीक है, तो माँ आते हैं, मतलब दुर्गा माता जो है सर, यूनिवर्स की माता कहा जाता है, तो उनको बुलाते हैं। क्योंकि पूर्वज जो है हमारे, जो भी पूर्वज है, हम थोड़ी ना पता है कि हम किसके पूर्वज हैं, मतलब किससे हम आए हैं, मतलब जो भी हमारे एंसेस्टर्स है उन सबको आज याद करते हैं, जिसको तौरपोन भी बोलते हैं सर। तो याद करके, हाँ ये सर तौरपोन बोलते हैं। तौरपोन करके बेसिकली जस्ट हमारे जो भी एंसेस्टर्स है उनको हम लोग आज याद करते हैं, और फिर अपना जो माँ है उनको बुलाते हैं। तो दुर्गा माता आते हैं हमारे इस दुनिया में और हमें पालन करते हैं सर, हमारा रक्षा करता है। ठीक है, जितना भी खराब चीज़ें हैं, डेमॉन्स वगैरह जो भी आप बोलो, ठीक है, सभी चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। ये मान्यता है, ये फेथ है, और इसीलिए ये दिन इतना स्पेशल है। और दुर्गा पूजा का स्टार्टिंग भी इसी से स्टार्ट होता है, जो नवरात्रा कॉन्सेप्ट होता है ऑल ओवर इंडिया होता है सर। तो दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ महालया। बाकी सर आप लोगों को और अच्छे से पता होगा, मुझे इतना पता है। ओके सर, तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, टैक्स पढ़ना है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अभी तो लास्ट दिन, मतलब कल के क्लास में हम लोग इनकम टैक्स में सर जो पर्टिकुलर डिस्कशंस कर रहे थे, दैट इज़ प्रोफॉर्मा डिस्कशंस कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप। पूरा का पूरा इनकम टैक्स का जो सैलरी इनकम होता है, सैलरी इनकम जो होता है सर, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। बेसिकली देयर आर 5 हेड्स, आप लोगों को मैं रोज बताता रहता हूँ सर कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, और 5 हेड्स ऑफ इनकम में से आप लोगों का अभी चल रहा है सैलरी हेड। तो सैलरी हेड में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो भी इनकम जॉब करके जो भी इनकम होता है, मतलब अगर आप किसी जगह में जॉब करते हो, बेसिकली रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टाइप का होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है सैलरी इनकम के लिए। ठीक है, रौनक, गुड मॉर्निंग रौनक। রৌনক আওয়াজ আসছে? আমি অনেকক্ষণই রয়েছি, তুমি বলছিলে বলে, সব তর্পণ ফর্পণ বলছিলে বলে আমি শুনছিলাম। আচ্ছা, ওকে, শুভ মহালয়া টু ইউ অলসো। ওকে, আমি তাই ভাবছি, খেয়াল করিনি। ओके ठीक है, चल पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ये सर महालया, महालया शिव महालया। ओके, तो बेसिकली सैलरी इनकम में हम लोग क्या करते हैं सर? सैलरी इनकम का सिंपल बात है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप हमें मिल जाए तो हम उसमें सैलरी इनकम कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो चार्जिंग सेक्शन है, जो सेक्शन 15 से लेके 17 तक का पूरा एरिया है, जहाँ पर सैलरी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशंस किया गया है। तो एक्चुअली वही सब सेक्शंस को लेके डील करना जो सैलरी चैप्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम लोग का। ठीक है, तो यस्टरडे हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर सैलरी का जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोफार्मा होता है, उसको सिर्फ लिखना ही नहीं काम है सर, मतलब प्रोफार्मा को लिखने के साथ साथ समझना भी है, और स्टेप बाय स्टेप सैलरी के अंदर जो जो चीज़ें आते हैं वो हर एक चीज़ों को हम लोग लिख रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसे ऑलमोस्ट खत्म के आसपास है जो प्रोफार्मा है। तो आज मैं पहले प्रोफार्मा को एक बार कंप्लीट करूंगा। जैसे कल हम लोग सर बेसिक, कमीशन, बोनस, अलाउंस के बारे में बात हुआ था, पार्क्विजिट्स के बारे में भी बात हुआ है। पार्क्विजिट्स में अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो मैं आज आप लोगों को पार्क्विजिट्स के बारे में बताऊंगा। फिर एक बहुत बड़ा एरिया रहेगा सर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का, जो भी सैलरी के ऊपर बेस करके अपना ज़िंदगी बनाते हैं, है ना। आप लोग जानते हो सर, जो किसी ना किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर उनको सैलरी तो ऑब्वियसली मिलता है, बट सैलरी के साथ साथ जब उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको कुछ दिया जाता है। आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें, लाइक ग्रेचुइटी मिलता है, पेंशन मिलता है, तो उसका भी सेक्शंस वगैरह है यहाँ पर जो आज आप लोगों को पता चलेगा। और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे मानो कि आप लोगों का जो प्रीवियस चैप्टर था, इससे पहले जो चैप्टर्स के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था सैलरी से पहले, क्या चैप्टर था सर? इनकम which do not form part of total income and agriculture income, बेसिकली उसके अंदर डिटेल्स में थोड़ा था। तो इनकम which do not form part of total income, ये जो चैप्टर था इसको सेक्शन 10 चैप्टर्स भी बोला जाता है। तो सेक्शन 10 बेसिकली आप लोगों को डिडक्शंस वगैरह बताते हैं, जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मिला के, मतलब कुछ इनकम होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ इनकम होते हैं जो पार्शियल एग्जेम्प्टेड होते हैं।
जैसे एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, बट उसका भी एक अलग रूल्स था जो हम लोगों ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में पढ़ के आया। अगर आप लोगों को याद होगा और आप लोग कॉपी चेक करोगे या नोट्स चेक करोगे, आप लोग देखना वहां पर कुछ ऐसे भी सेक्शन 10 का इनकम हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोग चेक करोगे नोट्स या कॉपी, आप लोग देखना वहां पर ये कुछ पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम भी था, और मैंने आप लोगों को उसको रीड करने के टाइम पे बताया था कि इसके बारे में चर्चा सर सैलरी चैप्टर में होगा। याद है क्या किसी को भी? अरे हाँ सर। है ना? आप देखिएगा वहां पर, तो वो सब बात ना आज फिर से करना है, बिकॉज जो बात मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया था, इसलिए नहीं कर पाया था बिकॉज स्कोप नहीं मिल रहा था, वो बात मैं आज करूंगा। ठीक है, वो बात मैं आज करूंगा। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ एक बार एग्री इनकम का नोट्स मुझे मिल जाता है कि नहीं। आई थिंक मिल गया। तो वहां पर एक लंबा लिस्ट प्रोफॉर्मा था, एक चार्ट था सर, है ना? एक चार्ट था ना? एक सेकेंड निकाल लिया मैंने, कभी कभी देरी हो जाता है मिलने में, हाँ जल्दी मिल गया। अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे बातें वहाँ पर था जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के ऊपर एरिया था नॉर्मली, बट वो बात मैं आज आपसे करूँगा जो उस दिन मैं नहीं कर पाया था आप लोगों से। ठीक है, तो क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? हाँ सर। ओके हाँ दादा। ओके सर, देखो सर, ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम का एरिया था ना, ये आप लोगों ने सीखा था सर ये वाला चैप्टर में, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम पे बहुत ज़्यादा फोकस हम लोगों ने किया था। वहाँ पर कुछ ऐसा भी इनकम के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, दैट इज़ पर्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है सर, ये पर्शियली एग्जेम्प्टेड जो इनकम है वो आज आपको जैसे ग्रेचुइटी वगैरह, लीव ट्रैवल कंसेशंस वगैरह, ये मैक्सिमम सर सैलरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जगह जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे 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 इनकम है जो पर्शियली एग्जेम्प्टेड है। तो वो कैसे है, किस तरह से है, वो सभी चीज़ें डिस्कस होगा। तो आपको मैं कनेक्ट करा एक बार, ठीक है, जो बातें वहाँ पर कंप्लीशन नहीं हो पाया था बिकॉज वो पर्शियली एग्जेम्प्टेड एरिया सैलरी के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो वाला चीज़ आज आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ठीक है, आज आप लोगों को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ओके सर, तो सर अभी क्या करोगे? सर अभी तो कल का जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो चार्ट चल रहा था हम लोगों का प्रोफार्मा में, अरे ये वाला चल रहा था ना, क्या नाम था ये, दैट इज पॉइंट नंबर 3, पेंशन फ्री, और दिखाई दे रहा है ना, कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। अरे ये सब पार्कविजिट का लिस्ट चल रहा था। मैं अगर आपको याद दिलाऊं कल का क्लास एक बार, तो कल के क्लास में हम लोग पूरा प्रोफार्मा स्टार्ट किए हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। उसमें कुछ प्रोफार्मा के अंदर डिटेल्स में बातें की हैं, जैसे HRA एंड RFA का जो प्रोविजंस है, हाउस रेंट अलाउंस एंड रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसके बारे में तो काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया। कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसके बारे में डिटेल्स चर्चा अभी तक नहीं हुआ, मैं वहाँ पर ब्रैकेट में नोट बोल के आपको लिख के देता हूँ ताकि आपको उसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में चर्चा कर सकूँ, है ना सर? तो हर पॉइंट में अभी मैं डिटेल्स चर्चा इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज एक साथ सब चर्चा करने जाएंगे तो मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैं एक एक करके करूँगा, बिकॉज सैलरी के अंदर एक एक प्रोविजंस या एक एक एरिया भी ना सैलरी को अलग से बना देता है। तो आपको अलग से जो चीज़ ज़रूरी है मैं उसको अलग से बताऊँगा, जो चीज़ प्रोफार्मा में मैं बता सकता हूँ वो मैं प्रोफार्मा के अंदर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये टैक्सेबल पार्कोजिट्स का लिस्ट जो है ये चल रहा है सर, मैं आपको बस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कल का क्लास। ठीक है, टैक्सेबल पार्कोजिट्स, पहले अलाउंस वगैरह हो गया, जैसे स्टार्ट हम लोगों ने किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने बेसिक से, एक बार याद कर लो। ठीक है, ज़रा याद करो एक बार। ठीक है, तो एक स्टार्ट हम लोगों ने किया था बेसिक, फिर हम लोगों ने फीस एंड कमीशन दिया, फिर हम लोगों ने बोनस दिया, फिर हम लोगों ने अलाउंस दिया। अब ये सैलरी के अंदर अलाउंस भी आता है और अलाउंस का भी अलग अलग अलाउंस होता है। आज मैं आप लोगों को अलाउंस का लिस्ट भी दूंगा सर, कुछ एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, कुछ टैक्सेबल अलाउंसेस है, मैं आपको बताऊंगा सर एक एक करके। तो अलाउंस में आप डियरनेस अलाउंस, ये तो बहुत ही पॉपुलर अलाउंस है, बहुत जगह में इसको पार्ट ऑफ सैलरी भी माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे जगह में अलाउंस को सैलरी का पार्ट माना जाता है कैलकुलेशन के टाइम पे, क्या है किस लिए है आई विल डिस्कस सर। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, फिर आप लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस का पूरा डिटेल्स कैलकुलेशंस, फिर वहाँ पर कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई का 40% एंड 50% वाला केस वो भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस,
याद आ रहा है ना सर सबको? हाँ, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिर हम लोगों ने ये अलाउंस देखने के बाद बहुत सारा चीज़ यहाँ पर शायद नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको अलग से अलाउंस का लिस्ट दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ मेन अलाउंसेस है जो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अच्छा, फिर आपको अच्छा एंटरटेनमेंट है, अदर अलाउंसेस। ये अदर अलाउंसेस के अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, एक पूरा लिस्ट है, मैं आपको अदर अलाउंस का एक एक करके सब बताऊंगा। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत ही नॉलेजेबल एरिया है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या है, टैक्सेबल पार्क्विजिट्स पे बात चल रहा है। टैक्सेबल पार्क्विजिट्स और अलाउंस का फर्क भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। पार्क्विजिट्स नॉर्मली एग्रीमेंट वाइज होता है। जब किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसको पहले से बता दिया जाता है कि एग्रीमेंट वाइज कि भाई आपको ये चीज़ दिया जाएगा। कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, कैश में भी पार्क्विजिट्स हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। बट अलाउंस का क्या है, अलाउंस नॉर्मली कैश में होता है। और अलाउंस का एक सबसे स्पेशल क्या है कि अलाउंस का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जो नॉर्मली स्पेशल सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करने के लिए या फिर किसी तरह का स्पेशल बेनिफिट देने के लिए आपको अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता, जो बेसिकली एक स्पेशल फैसिलिटीज के तौर पे दिया जाता है। किसको? ऑब्वियसली एम्प्लॉय को। तो अलाउंस और पार्क्विजिट्स में फर्क होता है सब। उसमें कुछ अलाउंस है सर फुल्ली टैक्सेबल, कुछ अलाउंस है फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कुछ पार्क्विजिट्स है उसमें भी टैक्स का भी ना एक अलग अलग हिसाब है। जैसे आप लोगों को मैंने आरएफए बताया ना सर, आरएफए एक पार्क्विजिट्स है। आरएफए मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन जो मिलता है, ये पार्क्विजिट्स है। जिन लोग लास्ट क्लास अगर बाई चांस आप लोगों ने किसी ने भी मिस करके रखा तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज बहुत ही बारीकी से मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन हम लोगों ने किया सर। तो आज भी स्टेप बाय स्टेप ही डिस्कशन करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे सर। हड़बड़ करने का काम तो शैतान का होता है, हम लोगों को शैतान नहीं बनना है, जानते हो ना सर, जल्दी का काम शैतान का। तो ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिंदगी का रूल्स है, कभी जिंदगी में ज़्यादा हड़बड़ी मच जाता है ना तो गलती हो जाता है। जिंदगी को जितना शांत दिमाग से एफिशिएंटली करते हो उतना अच्छा काम होता है। मैंने देखा जब जब मैंने किसी भी चीज़ में जल्दबाजी किया, मैंने सोचा कि कुछ बड़ा तीर मार लूंगा, पर जब जब मैं जल्दबाजी ना करके जितना ज़रूरी है उतना टाइम दे के काम किया तो तीर सच में मार दिया सर। तो तीर मारने के लिए आप लोगों को बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, हड़बड़ नहीं करना है। तीर मारना है तो हड़बड़ नहीं करना है, एकदम शांत दिमाग में अपना जो आपका एम है उस पर साधते रहो, ठीक है। एम साधते रहो तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन शांत दिमाग से, एकदम शांत हार्ट मतलब कोल्ड हार्टेड जैसे बोलते हैं ना, एकदम शांत दिमाग और शांत चित्त। चित्त मतलब बेसिकली मन सर, ओके। तो अच्छा, इसके अंदर आरएफए के अंदर एक बहुत गजब का पॉइंट था सर, सिटीज का पॉपुलेशन। हाँ, मैंने आप लोगों को अलग अलग शहर में लेके घुमाया भी था 2 मिनट के लिए। कभी कलकत्ता घुमाया, कभी नागपुर गया था, मुझे याद है, कभी आप लोग लखनऊ का भी मैंने शायद बात किया था। तो बड़ा शहर, छोटा शहर, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, 25 लाख से कम पॉपुलेशन, 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, 10 लाख से कम पॉपुलेशन, कभी 15% का हिसाब है, कभी 10% का हिसाब है, कभी 7.5% का हिसाब है। हाँ सर, कॉम्प्लेक्स बात नहीं करना चाहता, ये सब जितना रेगुलर रहोगे उतना कनेक्टेड रहोगे, तभी ना टैक्स कंसल्टेंट बन पाओगे, ठीक है, तभी ना अपने आप को एज ए टैक्स एक्सपर्ट बना पाओगे। तो रेगुलर कनेक्टेड रहोगे चीज़ों के साथ तो हमेशा कनेक्टेड रहोगे। बट अगर आज पढ़ते हो और फिर भूल जाते हो, टैक्स प्रैक्टिशनर्स देखना हमेशा किताब लेके बैठे रहते हैं, रोज पढ़ना पड़ता है। टैक्स जैसे सब्जेक्ट इतना ज़्यादा मतलब रेगुलर है, इतना ज़्यादा अपडेटेड है कि आपको हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ऐसे किसी भी तरह का लॉ का पेपर, चाहे वो टैक्स लॉज हो, कंपनी लॉ हो, बिजनेस लॉ हो या फिर एनी काइंड ऑफ अदर्स लॉ हो, आपको उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ता है। नहीं तो सर आप शायद कभी 10 साल पहले लॉ पढ़े थे और सोच रहे हो कि मेरे को तो लॉ पता है। अरे भाई, समय के साथ चीज़ें चेंज होता है, अमेंडमेंट आता रहता है, आपको भी उसके साथ अमेंडमेंट या अपडेट रहना पड़ेगा। अच्छा, ये सब बात कर लिया था मैंने आपको। अच्छा, फिर इस तरह से हम लोग आरएफए के बाद और क्या सर, मोटर कार के बारे में मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, मोटर कार के बारे में लिखाया था बट बताया कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने एनी अदर पार्क्विजिट्स के अंदर कुछ और चीज़ें जैसे कि, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो लग रहा है, बोलो सर। अच्छा, ठीक है, तो एनी अदर पार्क, अरे क्या हुआ, किसका अनम्यूट है, बोलो, कुछ कहना चाहते हो क्या? सब तो ठीक ही है, तो फिर क्या हो रहा है? अच्छा, एनी अदर पार्क्विजिट्स का जो लिस्ट है उसमें चल रहा है सर, एनी अदर पार्क्विजिट्स, सही बोल रहा हूँ ना सर? यस, एनी अदर पार्क्विजिट्स में पहले नंबर 1 में हम लोगों ने जैसे स्वीपर, गार्डनर, ये सब चर्चा किया था,
कॉपी चेक करना, आपको मिल जाएगा। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, ठीक है, पर्सनल अटेंडेंट, ये सब अगर आपको एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है तो वो परक्विजिट्स है आपके लिए। अगर आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करता है, गैस कनेक्शंस वगैरह सभी चीज़ों के लिए, वो भी आपका परक्विजिट्स है, मतलब टैक्सेबल कैलकुलेशंस में आ जाएगा सर। फिर इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रोविजंस फॉर कंसेशनल एजुकेशन, प्रोविजंस फॉर कंसेशनल एजुकेशन मतलब आपके बच्चे को या फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, फैसिलिटीज फॉर एनी फैमिली मेंबर्स, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का तो एक एजुकेशन फैसिलिटीज अलग से है ही, पर ये है सर प्रोविजंस फॉर फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज। किसको मिलता है? एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉइज फैमिली को। मतलब ये सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉयर को मिलता है कि एम्प्लॉय को मिलता है? अरे सैलरी किसको मिलता है, एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय को? बताओ ना। एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को। तो जो भी सोचोगे एम्प्लॉय की नज़र से सोचो तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो प्रोविजंस ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉय और हाउस होल्ड, सम इक्वल टू, क्या क्या हिसाब है वो भी लिखा के रखा है सर, ठीक है, क्या क्या हिसाब है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ परक्विजिट्स माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा, डिस्कस करके रखे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं सर, इसको लिख लेना सर, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 सर लिखो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है सर, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन एक्सीडिंग कितना? 20,000 सर। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन एक्सीडिंग ₹20,000 मतलब क्या है? अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन प्रोवाइड करता है और वो भी लोन 20,000 से ज़्यादा और उसका इंटरेस्ट कोई कुछ नहीं लगाते, ठीक है, कंसेशनल है, लोन में इंटरेस्ट नहीं है मतलब वो कंसेशनल है ना? अगर लोन में इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब वो कंसेशनल है। तो अगर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन आपका एम्प्लॉयर आपके किसी भी एम्प्लॉय को देता है, अगर वो 20,000 से ज़्यादा है, लाइक 20,000 से ज़्यादा है, तो वो भी परक्विजिट्स है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा स्पेशल वे में, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है सर? चलो मैं आपको कैलकुलेशन से एक बार बता दूं। मतलब किस तरह से हिसाब होगा वो तो बता देना चाहिए ना, एग्जैक्टली तो चलो लिख लीजिए सर, इंटरेस्ट कंप्यूटेड, उसके नीचे ही हो रहा है सर, इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज्ड बाय SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट लिया जाता है। सर क्यों? इतना सारा बैंक था, क्या वो सब नेशनलाइज नहीं है? क्या वो सब गवर्नमेंट बैंक नहीं है? सभी है। SBI का अपना ग्लोरी है ना सर, अपना क्या बोलते हैं उसको, मतलब ट्रेडिशनलिज्म है इसका, ये खुद में खुद ही एक ट्रेडिशनल है। और ऐसे भारत का, मॉडर्न भारत का पहला बैंक SBI है, जानते हो ना? अरे SBI का पहला नाम क्या था, कौन बताएगा? SBI का फर्स्ट नाम, मतलब इससे पहले इसका कुछ और नाम था, क्या नाम था SBI का? आई थिंक हिंदुस्तान बैंक था शायद। नहीं सर, सर कोई एम्पायर बैंक। एम्पायर, एम्पायर नहीं रे, कान के नीचे खाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सर, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ, एक्चुअली नाम था मेनली इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, सबसे पहले तो एक्चुअली ब्रिटिश के टाइम का बात है। तो ब्रिटिश कलकत्ता में उसका क्या बना के रखा था, कैपिटल, तो पहले बैंक बना था इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता को बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ चेन्नई, इंपीरियल मतलब मद्रास, उस टाइम पे चेन्नई नहीं हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, ऐसा करके 3 ब्रांच बना था। तो उसको बाद में मार्च किया गया, मार्च करके ब्रिटिश ने एक नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब बाद में 1930s मोस्ट प्रोबेबली उस पीरियड में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया, और रूरल मतलब हर जगह में इसका ब्रांच बनाया गया। इवन बिफोर
आरबीआई से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को न्यूली फॉर्म किया गया। बोलो सर। স্যার বলছিলাম যে ব্যাংকিং সিস্টেম তো ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর এসেছে না ইন্ডিয়াতে। नहीं, उससे पहले ही आया है। स्टेट बैंक तो उससे पहले है, इवन आरबीआई भी उससे पहले है, इंडिपेंडेंस से पहले सर। आरबीआई एक्ट इंडिपेंडेंस से पहले आया है, ठीक है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी उससे पहले आया है। ऐसे आरबीआई एक्ट ही देख लो ना, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, बैंकिंग बीआर एक्ट, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी उससे पहले, आरबीआई से भी पहले, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन 1949, बट एसबीआई उससे भी पहले सर, एसबीआई उससे भी पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि ठीक है, चलो अभी उतना ज़रूरी नहीं है अभी जो बात करना है। तो रेट चार्ज बाय एसबीआई, तो इसीलिए एसबीआई को इतना ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, बस इसी के कारण मैं ये सब स्टोरी मतलब सुना रहा था आप लोगों को। तो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट, interest computed at the rate charged by SBI as on first day of relevant previous year in respect of loans for similar purpose on the maximum outstanding monthly balance, maximum outstanding monthly balance मतलब जो बाकी बैलेंस है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बाकी बैलेंस, बेसिकली जो ड्यू अमाउंट है उस पर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो जितना ड्यू करेगा उतना ही इंटरेस्ट लेगा ना सिस्टम के हिसाब से। तो इसमें सिस्टम क्या होता है कि एसबीआई का जो फर्स्ट डे ऑफ एनी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो रेट चलता है वही रेट यहाँ पर भी एज ए परक्विजिट्स माना जाएगा, चाहे एम्प्लॉयर कितने ही अपने एम्प्लॉय को प्यार करके, ठीक है, हैं मतलब प्यार कर रहा है ना सर, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, तो ये प्यार नहीं तो क्या है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि आपको जितना प्यार करना है करो अपने एम्प्लॉय को, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऐसा बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करोगे तो एम्प्लॉय के हाथ में हम इसको परक्विजिट्स मानेंगे, और परक्विजिट्स टैक्सेबल होता है, बस उसको मतलब एम्प्लॉयर को बोल रहे आप जितना मर्जी प्यार करो। हाँ बोलो। স্যার ইন্টারেস্টটা কি প্রত্যেক বছর চেঞ্জ হয়? हाँ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चेंज होता है ना, कि लोन का इंटरेस्ट क्या सेम रहता है क्या? अरे না মানে সে তো অনেকদিন পর পর না, প্রত্যেক বছর তো हाँ डिपेंड करता है ना, ये जब ये लोन का इंटरेस्ट चेंज होने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ सर, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से ये अलग अलग बैंकिंग सिस्टम में जो लोन का इंटरेस्ट वगैरह चेंज होता है उसका क्या सिस्टम रहता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन कंडीशंस इन द इकोनॉमी, ठीक है। किस तरह से रेपो रेट रिवर्स रेपो का हिसाब चल रहा है, ये देखो सर, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करंट रेपो रेट चल रहा है सर 4%। रेपो क्या है, जिस रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उसको रेपो कहते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो जिस रेट से कभी अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा रखता है तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट भरता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3.35% करेंटली, ठीक है। और ये रहा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये होता है मतलब जल्दबाजी में कभी अगर बैंक के पास मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो आरबीआई लोन प्रोवाइड करते हैं 4.25, चलो ये अभी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अचानक अगर रिवर्स रेट मतलब रेपो रेट अगर बढ़ जाता है, अगर आरबीआई का चार्जेस रेट बढ़ जाता है तो बैंक भी आपका लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देगा, सिंपल बात है। अगर इसका रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेपो इंक्रीज मतलब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, रेपो डिक्रीज मतलब आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। जैसे करेंटली मार्केट में इन्फ्लेशन कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। आज मूडीज का रिपोर्ट आया सर, मूडीज इज अ वेरी फेमस रेटिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। आज मूडीज का रिपोर्ट आया है कि मूडीज ने भारत के बारे में नेगेटिव आउटलुक देके रखा था, फिर से इसने पॉजिटिव आउटलुक देके दिया, मतलब पॉजिटिव नहीं स्टेबल, ठीक है। पहले नेगेटिव होता है, फिर स्टेबल होता है, फिर पॉजिटिव होता है। तो अभी मूडीज का जो परसेप्शन है अबाउट इंडिया वो स्टेबल हुआ है, जो नेगेटिव में था इकोनॉमी का। और अगर आपको मैं करंट लेंडिंग और डिपॉजिट रेट का हिसाब दिखाऊं, मतलब जो रेट
करेंटली बैंकिंग सिस्टम हमें यूज़ करता है नॉर्मली। अगर आप टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी रेट का हिसाब देख लो, ठीक है, ये सब आरबीआई के साइट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेटेड, ठीक है। कोई नॉर्मल गूगल करके आपको वेरियस अलग अलग डेटा मिल सकता है, क्या सही क्या गलत उसमें आपको चिंता हो सकता है, क्या पता। गूगल में जो भी है थोड़ी ना है कि हर चीज़ सच है, डिपेंड करता है ना, कभी सच भी हो सकता है कभी झूठ भी हो सकता है, बिकॉज वो तो अपने जो भी सर्च इंजन कॉन्सेप्ट में एल्गोरिदमिक कॉन्सेप्ट में निकाल के देता है, कई बार गलत चीज़ें भी दिखाते हैं। एक बार किसी ने सर्च किया अगलीस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, अगलीस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो उसमें कन्नड़ लैंग्वेज मतलब जो कर्नाटका में बोला जाता है वो निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि गूगल ने बोल दिया अगलीस्ट लैंग्वेज कन्नड़ है तो क्या कन्नड़ अगलीस्ट लैंग्वेज हो जाएगा। फिर कन्नड़ वाले जो भी ऑर्गेनाइज मतलब नेशंस के जो भी लोग हैं वो गूगल को बोले ये क्या चल रहा है, और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कर्नाटका में, बैंगलोर में, आप समझ रहे हो ना सर। तो बोल रहे इसको हटाओ नहीं कंट्री से, तो ऐसे ये तो खराब बात हो जाएगा ना, आप किसी के लैंग्वेज में खराब नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली गूगल ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये किसी ने अपने वेब पेज में उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके रखा था कि वे अगलीस्ट लैंग्वेज, और जब भी कोई सर्च करता है उसी को दिखाता है कि कन्नड़ इज द अगलीस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो पूरा मैटर एकदम एक बेकार हो गया। तो गूगल का हर बातों पे भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं होगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, इफ़ यू नो ऑलरेडी देन यस सही बता रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जेन्युइनली बिलीव करना बोका होगा सर एकदम। वो तो बस एक एल्गोरिथमिकली रैंडम एक्सेस पेजेस है, वहाँ पर आपको हजारों चीज़ें मिलता है जो भी हो, बट ये आरबीआई की साइट बता रहा है, ठीक है। 4.90 से लेके 5.50 जो करंट एफडी रेट चल रहा है, करंट एफडी रेट 4.90 से लेके 5.50, बिकॉज इन्फ्लेशन स्टेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, रेपो रेट कम है, इसलिए जो बिजनेस लोन देने का जो रेट है वो थोड़ा सस्ता है पहले से, इसलिए एफडी रेट थोड़ा सा कम चल रहा है। अच्छा, सेविंग्स का भी देख सकते हो आप लोग, 2.70 से लेके 3% का रेट चल रहा है। यही बैंक के पास भी यही सर्कुलर जाते हैं कि आप यही रेट से सेविंग्स का इंटरेस्ट चार्ज करो। समझ में आ रहा है सर? ये हर साल चेंज हो सकता है, हर क्वार्टर में रेपो रेट आता है सर, एवरी क्वार्टर में रेपो रेट आता है, साल तो छोड़ो। अब अगर बैंक चेंज करेगा कि नहीं करेगा डिपेंड करता है, बट एवरी क्वार्टर में रेपो रेट आता है, मतलब साल में 4 बार। কিছু বোঝা যাচ্ছে? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो जब भी आपको रेट चेक करना हो चुपचाप आरबीआई विजिट करना और जो जो देखना है देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी के बारे में आरबीआई का क्या सोच है, जो बेसिकली देश का मॉनेटरी पॉलिसी या सिस्टम उसी के हाथ में होता है। ओके ओके सर, देखा सर, ये एक सब्जेक्ट पढ़ने जाओ हजारों सब्जेक्ट भीड़ कर लेता है और मन में सवाल खड़ा कर देता है। चलो वेरी गुड सर, सवाल ही तो है जो आपको बड़ा करेगा, जवाब बड़ा नहीं करता, सवाल बड़ा करता है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे, अच्छा और एक चीज़ बार बार जो हम लोग हर क्वेश्चन पे लिखते हैं, माइनस क्या कर दोगे सर? इंटरेस्ट फ्री, पेड बाय एम्प्लॉयर। इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय, अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट खुद से खर्चा हो जाता है तो वो वाला अमाउंट लेस कर देना चाहिए, जो नहीं जो पार्ट नहीं होना चाहिए परचेज का, दैट इज द रीजन। ओके, लेकिन आउटर में ही पुट होगा, ठीक है। ये सब ऑलरेडी चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट पे ही चल गया था, बट ये पॉइंट नंबर 4, ओके, ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 लिख लो सर, पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट वाउचर मिलता है ना सर, एम्प्लॉयर से गिफ्ट वाउचर, क्या रे मिलता है कि नहीं मिलता? एम्प्लॉयर गिफ्ट दे सकता है, सम इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट, अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर कितना होना चाहिए? इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर लेस देन 5,000, 5,000, वेरी गुड सर। अगर गिफ्ट वाउचर का वैल्यूएशन 5,000 है सर, 50,000 तो वो अलग बात होता है, ठीक है। अगर ये 5,000 हो जाता है देन देयर वुड बी नो परक्विजिट्स, देयर वुड बी नो परक्विजिट।
मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर आपको 5,000 से नीचे का कुछ गिफ्ट देता है तो उसको पार्कोजिट्स नहीं मानेंगे। अगर पार्कोजिट्स नहीं है तो फिर टैक्सेबिलिटीज में भी कोई जगह नहीं है, एकदम आराम से आप उसको सोच सकते हो। बट अगर गिफ्ट जो है वो 5,000 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और तब क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट, जितना गिफ्ट का वैल्यू होगा वो पार्कोजिट्स माना जाएगा, मतलब सैलरी का पार्ट माना जाएगा और उसको टैक्स लायबिलिटी में शामिल कर दिया जाएगा। सिंपल बात है, टैक्स लायबिलिटी के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 सर, पॉइंट नंबर 6 सर, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। कई बार ऐसे होते हैं कि बिजनेस कंपनी के पास कुछ भी मूवेबल एसेट्स हो जो एम्प्लॉयर का है बट आप यूज करते हो, उसका भी वैल्यू कॉन्सेप्ट है। एक काम करो, इसमें भी लिख के रखो सर, रेफर नोट, ठीक है, अलग चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, अलग चर्चा करेंगे मूवेबल एसेट्स पे। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 ये भी पार्कोजिट्स है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अगर आप मूवेबल एसेट ट्रांसफर करते हो तो इन दैट केस क्या होता है, क्या होता है लिख लो, फिर बाद में जब मैं मूवेबल एसेट का नोट्स बताऊंगा ना तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए एसेट का जो कॉस्ट है माइनस कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर क्या होता है रे, वेयर एंड टियर क्या होता है? ওই তো স্যার মানে অনেক পুরনো হলে গলে যায় মেশিন हाँ, तो গুলোতে उसको জং क्या बोलते हैं, वो जो कॉस्ट है वो क्या कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड सर, डेप्रिसिएशन, थैंक यू। वेयर एंड टियर में जो भी खर्चा होता है किसी भी एसेट का उसको डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। एंड उससे और माइनस कर दो, जैसे हम लोग करते रहते हैं, अमाउंट पेड और रिकवर्ड किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। थैंक यू सर, ठीक है, इतना लिख दो। बाकी मूवेबल एसेट पे तो नोट्स होगा ना, तो अगेन इस पे भी लिख दो सर रेफर नोट बोल के, बिकॉज इसका डिटेल्स जब होगा मैं नोट्स पे आपको ये समझाऊंगा कि क्या डिटेल्स में आपको मैं समझा पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका पार्कोजिट्स का एरिया, ठीक है सर। पार्कोजिट्स में जो जो था मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, ठीक है, 7 पार्कोजिट्स का डेटा यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे सर, यहाँ तक हो गया सबका, बताइएगा। अप टू 7 नंबर पॉइंट तक कर लिया ना आप लोगों ने? तो अगर पॉइंट वाइज देखें तो हम लोग क्या चल रहा था हम लोगों का, 1 2 3 करके रोमन में चल रहा था सर, रोमन 1 2 3 3 3 3 3 3, कहाँ चला गया 3 के बाद ये 5 नंबर में टैक्सेबल पार्कोजिट्स था, है ना, 5 नंबर में टैक्सेबल पार्कोजिट्स था। अब 6 नंबर पॉइंट आ जाएगा सर, ठीक है, 6 पॉइंट, 6 नंबर स्टेप्स आ जाएगा, ठीक है, प्रोफॉर्मा का 6 पॉइंट, बाकी जो भी हुआ था सब हेडिंग में हुआ था। समझ में आ रहा है ना सर? पॉइंट नंबर 6, लीव ट्रैवल कंसेशन सर, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये भी एक गजब कॉन्सेप्ट है। ट्रैवल कंसेशन मिलता है, लीव मिलता है, उसका अगर आप लीव ट्रैवल के लिए जो आपको पैसा मिलता है ना, तो वो अगर आप नहीं लेते हो तो आपको उसके लिए कुछ छूट मिल जाता है। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, इसका भी डिटेल्स चर्चा होगा। एग्जेम्प्ट, ऐसे इतना लिख के रखो, एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, पर डिटेल्स रेफर नोट करके रखो, याद रखिएगा। जो भी मैं नोट बता रहा हूँ वो सभी चीज़ों का नोट आपकी कॉपी में हो जाएगा या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, इसका अमाउंट का क्या करें? सर एक काम कर लो, अमाउंट का 2 कॉलम जैसे चल रहा था वैसे ही चलाने दो। अमाउंट का 2 कॉलम था, एक इनर और एक आउटर, तो इनर में आपका जो भी लीव ट्रैवल कंसेशन का अमाउंट होगा वहाँ से जो भी अमाउंट आप माइनस करोगे और बाकी आउटर में चला जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, इस तरह से लिख लो। सर पॉइंट नंबर 7 कर लो, ठीक है, पॉइंट नंबर 7। अब आ जा रहा है सर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। अब जो भी बात चलेगा ना आपको पूरा फीलिंग आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। सर आप लोग ग्रेचुइटी का नाम तो सुने हो, नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पे लोगों को दिया जाता है, क्या रे? अरे हाँ हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि जब आप
ग्रेटिट्यूड। हाँ बोल, हाँ ग्रेटिट्यूड, वेरी गुड सर, ग्रेट्यूटस, ठीक है, कि आपने इतना दिन कंपनी को सर्विस दिया तो कंपनी आपके प्रति एक ग्रेट्यूटस देता है आपको, तो उसी को ग्रेच्युटी बोलते हैं। तो ये भी अच्छा खासा अमाउंट होता है सर, तो ये इसमें लिख दो थोड़ा सा, बाकी इसका भी चर्चा में डिटेल्स करूंगा। रिसीव ड्यूरिंग टेनियर, ये बात ज़रूर लिख के रखो, टेनियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान ग्रेच्युटी रिसीव करते हो, ध्यान से सुनिएगा सर बात को, ये सब बातें आपका एमसीक्यू कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देता है, ठीक है। रिसीव ड्यूरिंग टेनियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है आपका, अगर आप उस पीरियड में रिसीव करते हो तो फुल्ली फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल। टैक्सेबल सर, वेरी गुड सर, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी अगर आपने ग्रेच्युटी उठा लिया, ले लेता है ना बहुत लोग, किसी ज़रूरत पड़ता है कि भाई मेरा ग्रेच्युटी मेरे को थोड़ा तोड़ने दे दो यार, मेरे को चाहिए, ज़रूरी के केस में ऐसा होता है, तो अगर ऐसा है तो वो अमाउंट आपका फुल्ली टैक्सेबल माना जाता है। और अगर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज मतलब या तो रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर इस तरह का कुछ, तो इस केस में एग्जेम्पशन मिलता है सर। आप यहाँ पर लिख के रखो, मतलब इसका जो भी अमाउंट होगा इनर में पहले दे दो, और इसका जो भी अमाउंट होगा एग्जेम्पशन मिलता है। मैं आपको ये एग्जेम्पशन का डिटेल्स नोट में बताऊंगा। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन लिख के रखो सर, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। सर ये सब सेक्शन बहुत वाइटल सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखना है। इसमें भी आप लिख के रखो सर रेफर नोट, बिकॉज इसका भी डिटेल्स चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सब खुद में ही एक टॉपिक है, ये मतलब सेल्फ टॉपिक भी है, सैलरी के अंदर है बट ये सेल्फ टॉपिक भी है, मतलब इसके ऊपर भी एक अलग चर्चा हो जाता है, अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मतलब ग्रेचुइटी वगैरह, इतना पॉपुलर भी है ये सब चीज़ें, बिकॉज मतलब रियल लाइफ में भी इसका यूज़ भी बहुत है ना। तो जो भी आपका एग्जेम्पशन अमाउंट होगा, एग्जाम करके जो भी अमाउंट होगा उसको आप बाहर में आउटर में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ग्रेचुइटी हो गया, और क्या लेंगे सर? पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में कर दो सर अनकम्यूटेड पेंशन। क्या है? अनकम्यूटेड पेंशन। ऐसे पेंशन के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, अरे ये भी तो बहुत फेमस बातें हैं ना सर। पेंशन, जब आपका जॉब खत्म हो जाता है, जब आपका जॉब का 10 ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एक पेमेंट मिलता है, जो भी इट्स अ टाइप ऑफ सैलरी, बट नॉन वर्किंग है ना, नॉन वर्किंग, आप काम नहीं करते हो बट आपको दिया जाता है। आजकल बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन पेंशन ऑफ कर रहा है, बट पेंशन का सिस्टम भी देख लो, देता है सर, डिपेंड करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देता भी है। तो अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होता है सर। ये कम्यूटेड क्या है और अनकम्यूटेड क्या है सर, ये भी तो समझने लायक बात है ना सर। कम्यूटेड मतलब जब आप एक ही बार में उठा लेते हो, ठीक है, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, बट अगर अनकम्यूटेड है मतलब मंथली उठा रहे हो ऐसा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। अनकम्यूटेड है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है एट ए टाइम के केस में। एग्जाम, हाँ बोलो सर। বলছি পেনশন আপনি বললেন মানে অপশনাল, তো এটা কি মানে ম্যান্ডেটরি নয় দেওয়া? नहीं, एक्चुअली पेंशन का एक अलग एक्ट है, ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पेंशन आजकल बता रहा है कि पेंशन, ये सब चर्चा चल रहा है, पेंशन स्कीम के ऊपर अलग से बात होता है पेंशन के एक्ट के हिसाब से। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन पेंशन दे भी सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पेंशन ना भी दे सकता है, ऐसा भी सिस्टम है। गवर्नमेंट लेवल में अभी भी मुझे जितना पता है कि कंप्लीटली उठा नहीं है, लेकिन कई कई जगह में बोलते हैं कि पेंशन नहीं होगा, ऐसा बात चलता है। उसका एक अलग एक्ट है, पेंशन एक्ट है, तो कभी बात करूंगा मैं उसके बारे में, ठीक है। जब मैं पेंशन डिटेल्स में बात करूंगा ना, उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से बात कर लूंगा, ऐसे बहुत डिटेल्स चर्चा हो जाएगा इसमें, ठीक है ऋषभ। पेंशन का जब अलग डिटेल्स चर्चा करूंगा तब मैं ये सब बात आपसे करूंगा। कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन ये क्या है? कम्यूटेड पेंशन लाइक अगर आप एक सर्टेन टाइम पे पूरा का पूरा पेंशन अमाउंट जो है वो अगर विड्रॉल कर लेते हो, तो उसका एग्जेम्पशंस मिलता है बट पार्टली, ठीक है, मतलब कुछ
हिसाब है सर, जो हिसाब मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको हिसाब आपको मैं बताऊंगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, ठीक है, जो आपको जानना पड़ेगा। तो लिख के रखो सर, रेफर नोट। रेफर नोट, जहां जहां रेफर नोट हो रहा है मतलब समझ लो कुछ तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो अनकमिटेड पेंशंस का एकदम डायरेक्टली आउटर में पुट कर सकते हो बिकॉज वो फुल्ली टैक्सेबल है। कमिटेड के केस में आप जो कमिटेड पेंशन है उसका 2 अमाउंट आप अलग कर सकते हो, एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी माइनस करोगे, फिर जो अमाउंट होगा उसको आप टैक्सेबल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। ये रहा आपका पेंशन का तरीका, लेकिन मैं डिटेल्स नहीं बताया अभी तक, ठीक है। अच्छा 9 पॉइंट हो गया, 10 नंबर पॉइंट में आ जाएगा आपका लीव एनकैशमेंट। ये क्या होता है रे, लीव एनकैशमेंट? স্যার মানে ছুটি দেওয়া থাকে একটা মানে স্পেসিফাইড, সেখান থেকে যদি কিছু ছুটিতে আমরা মানে না নিই তো স্যার যে টাকাটা ফেরত দেওয়া यस सर, मतलब मेरे को छुट्टी मिलता है ऑफिस में, बट मैं छुट्टी नहीं लेता, ठीक है, मैं लीव नहीं लेता। जो मेरे को लीव ले लेना चाहिए था बट मैं लीव में काम किया, तो वो पेमेंट अगर मैं बाद में लेता हूँ तो वो भी मेरा टैक्सेबिलिटी इसमें आ जाता है, बट उसका भी कुछ हिसाब है सर। लीव एनकैशमेंट में भी अब लिख लो रिसीव्ड ड्यूरिंग, इसका भी डिटेल्स चर्चा करना पड़ेगा। रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट चलते वक्त, जब आपका एम्प्लॉयमेंट में आप हो, अगर उस टाइम पे आप अगर लेते हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल माना जाता है। और अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हो, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे या इस कुछ भी ऐसा करते हो तो इस केस में आपका ये कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाता है आपको, तो वो एग्जेम्पशंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसी को आपको बताएंगे मैं, ठीक है। एग्जाम लिख के रखो, करेंटली एग्जेम्पशन मिलता है बट नॉट टोटली, कुछ सिस्टम है, आई विल डिस्कस सर। एक कैलकुलेशन पैटर्न है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C, क्वेश्चन भी पूछता है अलग से, ग्रेचुइटी का क्वेश्चन अलग से हो जाता है, पेंशन का क्वेश्चन अलग से हो जाता है, लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन अलग से हो जाता है, वेरी वेरी पॉपुलर, ठीक है। एंड एवरी काइंड ऑफ एग्जाम, चार्टर्ड एग्जाम, CS के एग्जाम, CMA के एग्जाम, हर एग्जाम में ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, इवन BCom MBA में भी पूछते रहते हैं, जिनका टैक्स वगैरह पेपर रहता है वो बहुत ही पॉपुलर माना जाता है। अच्छा तो ये हो गया वॉलेंटरी रिटायरमेंट। अच्छा नहीं, वॉलेंटरी मैंने आपकी बता नहीं अभी तक, लीव एनकैशमेंट कर लिया, तो इसका भी आउटर में ये वाला हो जाएगा। 10C হবে না 10AA? क्या कौन सा रे, लीव एनकैशमेंट? ओ ठीक बोले चीज, सॉरी 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 सॉरी, 10AA, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक बोला सर, ऋषभ सही बोला सर, मैंने 10 लिखा है ना, 10C नहीं होगा, काट दो सर, 10AA होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग लिख दो सर रेफर नोट, रेफर नोट, क्यों रेफर नोट, बिकॉज डिटेल्स चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा और अच्छा ये आउटर में हो जाएगा, और इसका जो भी एग्जामिशन के बाद जो अमाउंट होगा वो भी आउटर में आ जाएगा, एग्जामिशन के बाद ये वाला जो भी होगा आउटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया, कर लिया रे यहाँ तक? सर यहाँ तक हो गया, बताओ सर, आप लोग हाँ ना बोलोगे तो ही ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ सर, हो गया है। ओके सर, तो अभी अभी क्या चर्चा करेंगे सर, दो थोड़ा सा लिख लो सर, पॉइंट नंबर 11 पे, पॉइंट नंबर 11 थोड़ा लिख लो। 11 इज अबाउट वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ओके। वॉलेंटरी लेता है ना सर कुछ लोग, मैं आज कुछ एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर जाओ, जैसे ही मैं प्रोफार्मा कंप्लीट करूंगा आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ केस स्टडीज डिस्कस करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं, आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है या फिर कॉन्सेप्चुअल है, इतना बताऊंगा आपको, मुश्किल में अगर ना भी डाले कॉन्सेप्चुअल है। 2 मिनट वेट कर जाओ। वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, रिटायरमेंट
कंपेंसेशन, ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन जो मिलता है, मतलब आप वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले लिया तो आपको कुछ कंपेंसेट किया गया कि आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट, वीआरएस वगैरह बोलता है। हाँ बोलो। টাইমের আগে যদি কেউ রিটায়ার করে যায় তো কিছু পয়সা পয়সা দিয়ে তারপরে উঠিয়ে यस দেয়। सर, वेरी गुड सर, कुछ पैसा दे के आपको बिठा देते हैं, चलो भाई ये पैसा रखो और बैठ जाओ। वेरी गुड सर, चलो वेरी गुड सर। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन में अगर आपको कुछ अमाउंट मिलता है तो वो अमाउंट का भी एक हिसाब होता है, इससे भी कुछ आपको लेस करने का मौका मिलता है। ये मैं तब गलती से एग्जाम अंडर सेक्शन वो 10(10)AA था, ये 10(10)CA वाला है, 10 सबसेक्शन 10C, ठीक है। তো এগুলো বাবার কাছ থেকে জানি। यस आई अंडरस्टैंड सर, पापा से सीख गए। ऋषभ के पापा कोल इंडिया में ऑफिसर्स हैं, तो पापा से तो सीखने को मिलेगा ना। यस, ऐसे पापा से तो हम लोगों को सबको सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ एग्जाम करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो इधर आ जाएगा। वेरी गुड सर। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन एक जो आपका रहेगा वो, अच्छा यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का हिसाब होगा ना, इसका कुछ डिटेल्स है यहाँ पर, मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार। ये इसका हिसाब ऐसे कर दो, ये जो एग्जाम्ट अमाउंट जो है ना सर 10(10)C का, ये लिख लो एक बार, यहाँ पर जगह है मैं लिखा देता हूँ, लिख लो सर। हाँ, पॉइंट ए, मतलब इसी का हिसाब चल रहा है 10(10)C का, कितना अमाउंट एग्जाम्ट होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट मतलब क्या रे अर्पिता, लिस्ट का मतलब क्या होता है अर्पिता? आवाज 25। कंपेंसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, कंपेंसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब इनमें से जो कम होगा, मैं 3-4 लिस्ट बताऊंगा आप लोगों को, उसमें से जो कम होगा कंपेंसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में आपको कंपेंसेशन जो रिसीव होगा एक्चुअल में, उसको पहले लिख लो, ठीक है। बी पॉइंट में लिखो सर 5 लाख रुपीज़, 5 लाख, ठीक है, ₹5 लाख। सी पॉइंट में लिख लो 3 months सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जितना साल आप काम करते हो, 3 months सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसका जो भी अमाउंट होगा। और डी में लिख लो लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट जो आपने सैलरी उठाया था उस लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसके साथ इंटू कर देना सर रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, जितना दिन का सर्विस अभी भी आपका बचा हुआ है, रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, ये जो अमाउंट होगा। ये हिसाब करने के बाद ये ABCD 4 अमाउंट है ना, कंपेंसेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल वाला, कंपेंसेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल वाला 5 लाख, ठीक है, 3 month सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। इनमें से जो अमाउंट सबसे कम रहेगा वही वाला अमाउंट आपका यहाँ पर एग्जामिनेशंस में जाएगा। सर फिर से बोल रहा हूँ, इसका भी हम लोग क्लास में क्या करेंगे सर, रेफर नोट यहाँ पर भी लिख के रखो, बिकॉज इसका भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको तब भी डिटेल्स में और अच्छे से पता चल जाएगा। हो गया सर यहाँ तक, बोलिएगा। पॉइंट नंबर क्या था रे, वॉलेंटरी 11 तक कर लिया सर आप लोग, बोलो 11 तक हो गया सबका? हाँ सर। ओके सर। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर जो 12 है सर, पॉइंट नंबर 12 में आप लिखो सर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। ये क्या होता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन क्या होता है, कौन बताएगा? बोलो सर। রিল্যাক্স মানে ক্যান্টিন ফ্যান্টিনের বা রিল্যাক্সিং ওইগুলো কি? नहीं सर, नहीं ऋषभ सही नहीं बोला, बोलो कौन बताएगा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन?
क्या होता है? कोई तो बताओ सर, एनीवन? कोई तो बताएगा, कोई नहीं। सर कई बार ऐसे होते हैं कि, हाँ बोलो। जैसे कि एम्प्लॉय लोग का ये ऑफिस से छटनी नहीं हो जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है। जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन सर मानो कि अगर आपने गलती किया, एज ए पेनल्टी आपको जॉब से निकाला जा रहा है, ठीक है, आपने कुछ पनिशमेंट के तौर पे, तब भी क्या कंपनी आपको पे करेगा? नहीं, विदाउट एनी। তাহলে थोड़ी ना देवे। हाँ बोल, क्या बोला? তখন পে করবেন। ये सर अगर आपको पनिशमेंट के तौर पे अगर निकाला कि आपने कुछ गलती किया तो आपको निकाल रहा है, तब कुछ पेमेंट नहीं करेगा। बट अगर आपका गलती नहीं है, बट हाँ बोलो, पनिशमेंट नहीं है পানিশমেন্টে वो। थोड़ी ना কোনো यस सर, एग्जैक्टली, पनिशमेंट में যদি तो पेमेंट नहीं मिलेगा। জন্য যদি হয় তাহলে কম্পেনসেশন কেন হবে? यस सर, वेरी गुड, यू आर राइट सर। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन तब दिया जाता है कि एम्प्लॉय का गलती नहीं है, बट फिर भी एम्प्लॉय को कंपनी से हटना पड़ा, ठीक है, छुट्टी करा दिया, तो ऐसे केस में कंपनी को पे करना पड़ता है। ऐसे केस में कंपनी को पे करना पड़ता है। ऐसे मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ था, मुझे याद है। স্যার মানে কি যেটা কোভিড সিচুয়েশনে হয়েছে ওইটা? नहीं नहीं, कोविड सिचुएशंस में ले ऑफ जो तुम बोल रहे हो वो अलग बात, ठीक है। ले ऑफ तब किया जाता है ना, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि तुम्हें ले ऑफ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ले ऑफ तब करता है मानो कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद तुम्हें ले ऑफ कर रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कुछ किसी सिचुएशंस में आपको, अगर कंपनी का बिजनेस कुछ खराब पोजीशन जाते हैं, आपको मैं ले ऑफ करूंगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से बताते हैं तो वो कर सकता है आपको। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं आपको पे नहीं कर सकता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट ये वो वाला कंडीशन है कि आपको कंपनी विदाउट आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ गलती नहीं है, फिर भी आपको निकाल रहे हैं। जैसे मेरा एक ऐसे रिलेटिव्स है, गवर्नमेंट एक किसी गोल्ड का वहाँ पर काम होता था गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर एक्चुअली कुछ यूनियन लीडरशिप का इश्यूज के मतलब बना था, तो उन्होंने कुछ यूनियन का लीडर वगैरह बना था, तो कंपनी नहीं चाहता था कि कंपनी में यूनियन बने, तो उस कारण से उस एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला गया था, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि उसका तो कोई प्रूफ ऐसे होता नहीं है। तो फिर कंपनी बोला भाई आप कंपनी में मत आओ, तो फिर पहले पेमेंट नहीं दे रहा था, फिर बोलता मेरा गलती क्या है वो तो बताओ, तो फिर गलती भी नहीं बता रहा था। तो फिर बाद में कोर्ट में केस बना, तो जब कोर्ट में केस बना तब कंपनी के ऊपर पे ये चार्ज हुआ कि आपको तो इसको पेमेंट बैठा के देना पड़ेगा। तो पेमेंट बैठे बैठे इसको 15 साल पेमेंट देना पड़ा, कोर्ट का जजमेंट आता। हाँ सैलरी अमाउंट कम था, सैलरी अमाउंट कम था, बट हाँ साथ में ये भी बोला था कि अगर आप इसी कॉन्सेप्ट में आप ऐसा कोई काम, सिमिलर काइंड ऑफ काम आप किसी दूसरे कंपनी में नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट में एम्प्लॉय को भी बताया था, मतलब जो रिलेटिव्स था उसको भी बताया था। तो ये মানে मुझे স্যার थोड़ा, हाँ बोलो। কম্পেনসেশন দিত? यस, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देता था, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर रीजन नहीं था तो कंपेंसेशन मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाता है ना, एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाता है। तो यहां पर आप एग्जाम कर दो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बी, ठीक है, देख रहे हैं ना पूरा सेक्शन 10 का लिस्ट आ रहा है, जो इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में आप लोगों को मैं बता रहा, मतलब उस टाइम उस दौरान आपको मैं सिखा रहा था, ये देखो सब यहाँ पर आ गया। देखो पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम, ग्रेचुइटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, कम्यूटेड पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, देख पा रहे हो क्या? हाँ, एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न्ड लीव ऑन रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सब आ गया, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट, देख रहे हो? जो भी चीजें आपको मैं इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के अंदर बता रहा था, वो सभी चीजें आपका इधर आ गया, ठीक है, सैलरी के अंदर। तो इसीलिए मैं उस टाइम पे आपको बोला था कि डोंट वरी, ये सब डिस्कशंस हम लोग सैलरी में करेंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी कनेक्टेड सर। आप लोग मतलब इनकम टैक्स ना बहुत ही कनेक्टेड वे में बना हुआ एक चैप्टर है, तो आपको हर चैप्टर के साथ हर चैप्टर का लिंक को ना पहचानना होगा। अचानक से समझ में नहीं आता, बट बहुत गहराई से सोचोगे तो याद भी रहेगा और कनेक्ट भी कर पाओगे। तो एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बी, इसमें भी लिख लो सर, लीस्ट है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम।
लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है, तो ये लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग के लिस्ट में क्या आएगा सर? सबसे पहले तो कंपेंसेशन एक्चुअली रिसिप्ट, ठीक है। सेकंड में कर दो सर ₹5 लाख, स्टैंडर्ड है ये 5 लाख यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हर जगह में 5 लाख पुट नहीं कर देना, मतलब याद रखने के लिए बोला। पॉइंट सी 15 डेज एवरेज पे, ये जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ ना, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं पेंशन वगैरह कराऊंगा ना, तब आपको मैं सिखाऊंगा। ये 15 डेज एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस and part thereof in excess of 6 months, in excess of 6 months। ये खेल क्या है आई विल डिस्कस इन पेंशन ग्रेजुइटी जब मैं बताऊंगा, बिकॉज इसका कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। 15 दिन का सैलरी, 15 दिन का एवरेज पे, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका क्या मतलब है मैं सच में आपको जब आप लोगों को पेंशन का कैलकुलेशंस वगैरह सिखाऊंगा ना, तभी आपको मैं ये भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर याद रख लो, ये जो ए बी सी तीन आप लोगों ने लिखा ना, ए बी सी, ये तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वही वाला अमाउंट आप यहाँ पर एग्जेम्पशंस पे डाल सकते हो, ठीक है। ये जो भी अमाउंट रहेगा, दिस अमाउंट, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, इनमें से जो सबसे कम होगा वो वाला अमाउंट आपका यहाँ पर एग्जेम्पशंस के तौर पे चला जाएगा, और बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबिलिटीज के लिए टोटल में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ठीक है। सर लिस्ट कब खत्म होगा? सफरनामा कल से चालू हुआ है सर, अभी खत्म के और हम लोग पहुंच ही गए हैं सर। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन सर, अभी भी ऑलमोस्ट डन, अभी भी डन नहीं है? नहीं सर, अभी भी डन नहीं है सर। ये सब कुछ करने के बाद आपको कुछ मिलेगा, इसको क्या बोलोगे? आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स हमें मिलेगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद जो आउटर कॉलम में आपका टोटल बन रहा था ना, वो बन जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। लेकिन जैसे आपको ग्रॉस मिल जाएगा उसके बाद आपको फिर से कुछ डिडक्शन मिलता है, लेस कर देना सर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम सैलरीज परस्पेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सैलरी 16, बिकॉज ये बहुत बेनिफिट देता है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम जबरदस्त सेक्शन है, बिकॉज ग्रॉस सैलरी का आपको और डिडक्शन मिलेगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सर लिख दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो मैं आपको कल भी एक क्वेश्चन करा रहा था उसमें आपको दिया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), ठीक है, या फिर आई ए भी कभी कभी मैं बोल देता हूँ 16(1)(a), ठीक है, मतलब रोमन स्मॉल आई ए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a लिख देना यहाँ पर सर, अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000, अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 whichever is lower, whichever is lower, मतलब जितना सैलरी होगा या 50,000, इनमें से जो कम होगा वही वाला अमाउंट आपको माइनस करने को मिलेगा। अगर सैलरी 50,000 से कम है तो वो डिडक्शंस में मिल जाएगा, अगर सैलरी उससे ज्यादा है तो 50,000 आपको मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा, मतलब 50,000 और अमाउंट ऑफ सैलरी दोनों में से जो अमाउंट कम रहेगा वही आपको डिडक्शन करने को मिलेगा। तो ज्यादातर केस में 50,000 ही आपको देखने को मिल जाता है सर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिडक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये पहले नहीं हुआ करता था, 2017-18 के टाइम पे सर 40,000 का रूल था, 19 तक मोस्ट प्रॉब्ली 40 था, उसके बाद ये 40 को और मतलब बढ़ा के इंक्रीज करके 50 कर दिया गया, एम्प्लॉय को और सुविधा दे दिया गया, मतलब टैक्स देना ही नहीं है, मतलब बेसिकली जो मार्जिनल लेवल में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो टैक्स बच ही जाता है अल्टीमेटली। अच्छा नेक्स्ट सर लिख लो सर, 16 के अंदर ही चल रहा है, हाँ 16 के अंदर ही चल रहा है, ये हो गया एक पहला बुलेट। दूसरा एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर ये एंटरटेनमेंट अलाउंस में पहले भी आपको लिखा के रखा था,
बट यहाँ पर एक स्पेशल एरिया है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, प्राइवेट के लिए नहीं है सर, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट मतलब ऑब्वियसली स्टेट सेंट्रल बोथ। अच्छा, इसमें भी ऐसे डायरेक्टली पूरा नहीं मिल जाएगा, अगेन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउएबल, ओके, एज डिडक्शन, इनमें से जो सबसे कम होगा वो आपको डिडक्शन करने को मिलेगा एंटरटेनमेंट के केस में। ए ₹5,000, ठीक है, बोलो सर। স্যার বলছে যে যেগুলোতে শুধু মানে স্পেশাল রেফারেন্স আসছে না গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, তো মানে পিএসইউ গুলো তো আসছে তো। हाँ हाँ ऑब्वियसली, गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज आल्सो गवर्नमेंट। पॉइंट बी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। पॉइंट सी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा सर। क्लियर है ना सब बात? अरे इन तीनों में से मतलब सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, और फिर इन तीनों में से जो अमाउंट आपका कम होगा वो आपका आउटर में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ, यस सर, और एक हिसाब यहाँ पर दिखाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, है ना, जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद है कल इनकी इसके बारे में बात कर रहा था सर, पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है सर, अगर आप प्रोफेशंस में हो तो वो टैक्स एक देना पड़ता है। प्रोफेशन मतलब जॉब में ही एक प्रोफेशनल टैक्स आपसे काटा जाता है, या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिला है तो आपको एक टैक्स लिया जाता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। पेड बाय एम्प्लॉयर और पेड बाय एम्प्लॉय, दोनों में से कोई भी पे करे, ठीक है। यहाँ पर लिख दो पेड बाय, ER मतलब एम्प्लॉयर, EE मतलब एम्प्लॉय, लिख लो सर, मैं यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। ER मतलब एम्प्लॉयर और EE मतलब एम्प्लॉय, चाहे एम्प्लॉयर पे करे चाहे एम्प्लॉय पे करे। सर सेक्शन तो बता दो सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, क्योंकि पहले आप इसका पेमेंट कर देते हो ना सर, प्रोफेशनल टैक्स आप अलग से पे कर देते हो, तो सर टैक्स ऑन टैक्स तो नहीं होना चाहिए। आप ऑलरेडी अगर सैलरी के कारण टैक्स पे कर देते हो तो मतलब जॉब के कारण टैक्स पे कर देते हो, प्रोफेशनल टैक्स जो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, तो सैलरी इनकम का कैलकुलेशन करने के टाइम पे ये वाला अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। अच्छा है ना सर, इतना तो बनना था, इतना तो होना चाहिए। तो इसीलिए प्रोफेशनल टैक्स को सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में आपको फिर से क्या हो जाता है, डिडक्शन मिल जाता है, जो आप पहले पे कर देते हो एज ए प्रोफेशनल टैक्स। तो अल्टीमेटली आपको मिल क्या जाता है सर, ये जो भी अमाउंट होता है, ये जो भी अमाउंट होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी। सफरनामा, ये था सैलरी का सफरनामा, आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, मतलब ये मेन पॉइंट्स हैं, बाकी और भी सर समझ सकते हो ना। इनकम टैक्स है, कहाँ से कौन सा चीज़ क्या जोड़ के ला के देगा ना, तो आप बोलोगे ये तो सर ने प्रोफार्मा में नहीं लिखा था, तो वो मैं आपको अलग से नोट में बता दूंगा, रिगार्डिंग क्वेश्चन करा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। आप प्रोफार्मा में हर चीज़ घुसाने जाएंगे तो फिर प्रोफार्मा सफरनामा खत्म ही नहीं होगा। तो ये मोटा मोटी ये सफरनामा है, ठीक है, कि आपको हमेशा जब भी टैक्स पढ़ोगे जल्दी जल्दी सफरनामा चेक कर लो कि आपको क्या क्या चीज़ याद करना है। तो सफरनामा पता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है। बोलो सर, यहाँ तक सिस्टम कुछ समझ में आया? सर कैलकुलेशन अभी तक कुछ भी नहीं सीखे, जस्ट एक ही क्वेश्चन बेसिक लेवल में लास्ट वीक सॉल्व किए थे, बट सैलरी का कैलकुलेशन अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ। मैं तो बस आपको सैलरी में कहाँ से कहाँ पहुँचना है, कैसे इनकम अंडर द एड सैलरी तक हम लोग पहुँच पाते हैं,
उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स लिखाया मैं आपको। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। बहुत सारा जगह में जहां जहां मैं रेफर नोट बोला, मतलब समझ लो कि सर वो लोग अलग से क्लास में टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा सैलरी के अंदर। समझ में आ गया सर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताओ। हाँ ना बोल के थोड़ा मेहरबान कर दीजिए सर, मोटिवेशन आ जाएगा। अरे बोलो। यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। कहाँ बढ़े सर आगे? अच्छा, सफ़रनामा का ये तो था कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैंने आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल एग्जांपल्स डिस्कशंस करने के लिए सोचा, ठीक है? तो वो मैं डिस्कस करूंगा और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए रेडी रखा जो मैं आपसे क्लास में अभी सॉल्व करने के लिए भी बताऊंगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको लास्ट दिन बता ही रहा था कि ये जो अपना सैलरी है, द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम अंडर द ईयर सैलरीज आर कंटेन्ड इन सेक्शन 15, 16, 17, ठीक है? इसमें सेक्शन 15 क्या है? हाँ, मैं लास्ट दिन आप लोगों को मैं आपको समझा रहा था। सेक्शन 15 जो है ये आपको बेसिकली चार्जेबिलिटी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं सर? ये सैलरी इनकम टैक्स में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में सेक्शन 15 आपको बताते हैं, ठीक है? चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी, कि कौन सा सेक्शन चार्जेबिलिटी में बताते हैं। मतलब जैसे मानो कि सैलरी पे है कि अलाउड है, ठीक है? नॉट ड्यू, दो नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुआ, पे हो गया या अलाउड हो गया, या फिर सैलरी का एरियर्स है, बाकी है सैलरी, बट क्या फिर भी सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा? सैलरी बाकी है पर फिर भी क्या सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा? आई विल डिस्कस सर, अभी बात करेंगे। डिडक्शन सेक्शन 16, डिडक्शन सेक्शन 16 में बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको सेक्शन 16 बता के रखा है ना सर? अभी अभी तो करके आए सेक्शन 16, जो अभी डिडक्शंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड प्रोफेशनल टैक्स 3। और मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 में क्या है, ठीक है? तभी तो 15 से 17, 15 to 17 का एनालिसिस। 15 में चार्जेबिलिटी, 16 में डिडक्शंस, 17 में मतलब क्या है? सैलरी का मतलब, परक्विजिट्स का मतलब एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब, ठीक है? आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि क्या क्या है ये सब चीजें। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मुझे फिर से नहीं बताना है, मैं स्टार्टिंग डे से बता रहा हूँ। इससे पहले बेसिक का भी एकदम बेसिक में भी सैलरी के बारे में चर्चा हुआ था। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे क्या आप ये एग्जाम्पल मुझे समझा सकते हो? हाँ, ध्यान से देखना सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को एग्जाम्पल? सा अरे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ध्यान से एग्जाम्पल देखना सर। सुजाता, हाँ सुजाता कौन है सर? ये सुजाता, सर सुजाता एन एक्ट्रेस, ओके? सुजाता कोई एक्ट्रेस है सर, एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स, ठीक है? यस चोपड़ा जैसे होते हैं ना। वेयर सी इज पेड इन मंथली रेम्यूनरेशंस ऑफ ₹2 लाख। सी एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स। Remunerations for acting in such films is directly paid to Chopra Films by different producers. क्या लगता है इनको जो 2 लाख मिलता है ये सैलरी में आना चाहिए? और या तो सुजाता एक एक्ट्रेस है तो एक्टिंग करना तो प्रोफेशनल भी है, एक्टिंग करना प्रोफेशंस भी तो होता है। तो क्या है 2 लाख प्रोफेशन मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाना चाहिए या फिर सैलरी हेड में जाना चाहिए? क्या बोलते हो? सैलरी, क्यों सैलरी क्यों होगा? एम्प्लॉयड हो जाए। वेरी गुड सर, मंथली रेम्यूनरेशंस में दे रहा है और ये भी बोला एम्प्लॉयड होके रखा है। वेरी गुड सर, मतलब ये चोपड़ा फिल्म सुजाता को ये बोल के रखा है आप किसी भी प्रोड्यूसर के साथ काम करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट अगर आप मेरे पास एम्प्लॉय हो तो आपको मैं 2 लाख करके दूंगा, तो जो भी वो 2 लाख इनकम करेगा वो 2 लाख उसका सैलरी इनकम माना जाएगा। बाकी वो किसी भी प्रोड्यूसर के साथ क्या काम करता है वो अलग हिसाब है, ठीक है? तो हाँ बोलो बोलो बोलो। एक्ट्रेसদের আবার এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি হয় না। हाँ, जिसने उसको चोपड़ा फिल्म्स ने काम दिया तो चोपड़ा फिल्म्स पे एम्प्लॉय हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कॉन्ट्रेक्चुअल केस पे बांध के रख सकता है कि भाई तुम मेरे। एक्टिंग तो ना, हाँ हाँ, एक्टिंग तो प्रोफेशन। यस, तभी तो क्वेश्चन आया, एक्टिंग इज ए प्रोफेशन। वेरी गुड सर, प्रोफेशन क्या है? वोकेशन भी है। मतलब एक्टिंग जो है ये प्रोफेशन तो है ही, और क्योंकि स्पेशल है बात, स्पेशल एक्ट है तो ये वोकेशन भी है। लेकिन वोकेशन बोल के टैक्स में कुछ नहीं होता, वोकेशन को भी प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और प्रोफेशन के लिए आपका एक हेड है सर, बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम, ठीक है? जैसे देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो नीचे, सेम एग्जाम्पल 2 देखो। सुजाता एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स,
and gets fees from different producers, the same income will be chargeable as income from कहाँ जाएगा? प्रोफेशन। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन पे जाएगा। बट जब भी वो किसी प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनको एज ए जॉब मिला है कि भाई आप मेरे पास काम करोगे, मेरा जो भी मूवीज होगा, ऐसे कर सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, जॉब दे ही सकता है। उसको क्या होगा, जॉब मिलने का एक फायदा क्या है, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है, और सबसे बड़ा चीज आपको काम ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे होते हैं ना सर, एक मूवी करने के बाद और मूवीज नहीं मिलता है ना, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस मिलेगा आपको, एक दो मूवीज किया फिर और कोई काम नहीं है, तो इन दैट केस उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छा होगा कि कोई अगर उसको जॉब में रख ले, जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, जिनका जो जिसको पता होता है कि भाई मेरा टैलेंट का दाम है। इट्स लाइक जैसे मानो कि कंगना रनौट, उनको पता है कि उनको एक्टिंग करने के लिए किसी एक्टर का भी जरूरत नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? नॉर्मली एक्ट्रेस लोगों को किसी एक्टर को पकड़ के चलना पड़ता है, बट करेंटली बॉलीवुड में एक ऐसे एक्ट्रेस हैं जो मुझे कंगना रनौट को देखने को पता चलता है कि वो अकेला ही एक मूवी चलाएगा, उल्टा वो जिस मूवी में रहेगा उस मूवी में एक्टर को मतलब फीका पड़ जाएगा, सभी का नजर कंगना पे ही होगा। सही बोला क्या? चाहे आप पसंद करो ना करो, बट इनका एक्टिंग तो सर मतलब जो मूवी में ये रहते हैं वो मूवी में वो लीड करते हैं, ये तो सबको पता है, हाँ या ना? है ना? तो ये मानना पड़ेगा सर, कंगना जी का ये मानना पड़ेगा, चाहे उसका कुछ बातें दिमाग के से ऊपर जाते हैं, कुछ बातें सच सच बोलते हैं बहुत डेयर डेविल है। आप लोग डेयर खेलते हो ना, वो तो रियल लाइफ में डेयरिंग करते हैं लेकिन सच में इतना डेयरिंग, गजब का सिक्योरिटी गार्ड मिलता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार। अच्छा देखो, यू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय मतलब एक्टर एक्ट्रेस अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, तो सैलरी में अगर वो फ्रीली काम कर रहे हैं तो फिर वो उसका प्रोफेशन है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। कमीशन रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर फ्रॉम ए कंपनी इज सैलरी इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और अगर उसको कमीशन मिलता है तो वो सैलरी कहलाएगा। इफ हाउएवर द डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, the said commission cannot be charged as salary। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे हो सकता है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो कंपनी का एम्प्लॉय के हिसाब से काम नहीं करते, उनको कमीशन मिलता है किसी काम के लिए, बट वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। तो सर कहाँ जाएगा? अगर सैलरी हेड में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा फिर डायरेक्टर का कमीशन? बोलो सर, कहाँ जाएगा? हाँ सर, डीएनपी, यस, बिजनेस में जाएगा। या फिर अगर बिजनेस में भी नहीं शो करते हो आप, बिकॉज रेगुलर होता है तो बीपी में दिखाते हैं, अब अगर रेगुलर नहीं है, कई कबार होते हैं, मतलब रेयरली होता है, ऑकेशनली, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, डायरेक्टर को कमीशन मिल रहा है, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तो वो इनकम किधर जाएगा? अगर रेगुलर बेसिस में मिलता है तो बीपी में शो कर दो, अगर रेगुलर बेसिस में नहीं है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बीबीआईपी एग्जाम्पल था, याद रखना सर। हाँ, समझ में आ रहा है सर? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सुनने में लगता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बट देखो कितना धांसू सवाल कर दिया आपके सामने। हाँ, कंफ्यूजन में डाल देता है आपको कि भाई डायरेक्टर को सैलरी मिल रहा है, कहाँ जाएगा? डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अच्छा স্যার ये समझ, এমপ্লয়েড লেখালেই তো সব সলভ হয়ে যায়। कितना? এমপ্লয়েড মানে স্যালারিতে যাবে, আর যদি না লেখা থাকে তাহলে ডিএন। हाँ ऑब्वियसली उसी में आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे मानो कि एमसीक्यू सवाल अगर ना हो तो ठीक है, एमसीक्यू में फिर भी आपके सामने ऑप्शंस रहेगा, बट अगर मानो कि आपको डायरेक्टली पूछ दिया कि डायरेक्टर का सैलरी, डायरेक्टर को जो सैलरी मिलता है या फिर डायरेक्टर को जो कमीशन मिलता है, सैलरी नहीं बोलेगा, डायरेक्ट कमीशन टू डायरेक्टर, सैलरीड इनकम है कि बीपी इनकम है कि अदर सोर्स इनकम है, तो आपको तीनों पॉइंट बताना पड़ेगा ना। হ্যাঁ, তখন লিখে পড়ে সবগুলোই বলতে হবে। तब तुमको हर एक चीज लिख के बताना पड़ेगा कि इफ एम्प्लॉय देन सैलरी, इफ नॉट एम्प्लॉय देन बीपी और अदर सोर्स अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होता है। ओके ना? अरे सबका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, ऋषभ का आवाज आ रहा है, कभी कभी रोशनी का आवाज आ रहा है, बाकी का आवाज नहीं आ रहा है। बताओ सर, आप लोगों को कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है?
दित्सा, नंदिनी, शुभश्री, कहाँ हो आप लोग, हो कि नहीं? प्रिया बोलो। हाँ सर, बुझতে हाँ, পারছি। अच्छा, बाप रे, मेरे गले पे ठंडक आ गया तुम लोग का आवाज सुन के। अच्छा, कभी कभी आवाज दे दिया करो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सैलरी पेड टू ए पार्टनर बाय ए फर्म इज नथिंग बट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सैलरी पेड टू ए पार्टनर, ये बात आप लोगों को मैं पहले भी बोल के रखा कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर है उनके साथ रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है। तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस से अगर पार्टनर को कुछ मिलता है तो वो सैलरी नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहाँ पर एक गजब पॉइंट है सर, सैलरी पेड टू ए पार्टनर बाय ए फर्म इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप लोग तो जानते ही हो, जो लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स करके आए हो इतना दिन से, उनको पता होगा सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल होता है ना सर, एक पीएल और एक पीएल एप्रो, सुने होंगे आप लोग। पहले पीएल में नेट प्रॉफिट निकालते थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते हो और फिर उस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रो में ट्रांसफर करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सही बोला ना सर? तो एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशंस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर, चाहे वो कमीशन हो, रेमुनरेशन हो, ठीक है, बोनस हो, सैलरी हो, सैलरी भी हो सकता है, बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी। द सेम इज टू बी चार्ज्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ये जो भी हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट्स एंड गेन से हुआ है और प्रोफेशन से हुआ है। दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड इट्स पार्टनर। फर्म के साथ पार्टनर का रिलेशनशिप कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं होता। फर्म के साथ पार्टनर्स का रिलेशन कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं होता। इसीलिए अगर किसी को पार्टनरशिप बिजनेस में सैलरी भी मिल जाए, कमीशन भी मिल जाए, बोनस भी मिल जाए, रेमुनरेशंस भी मिल जाए, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वो कभी भी सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो बीपी हेड में ही आना चाहिए। याद रखिएगा सर, ये पॉइंट बड़ा, ये भी अच्छा पॉइंट है सर, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को बोल के रखा था, कॉपी में भी लिखा के रखा था, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, कहीं से भी कमाओ टैक्स तो देना पड़ेगा, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी वी ऑलरेडी नो। अच्छा चलो फॉरगोइंग पे एक बात कर लेते हैं, फॉरगोइंग पे एक बात कर लेते हैं। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर, ए ने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट किया, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी फॉर अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 का सैलरी में लेना नहीं चाहता, एंड द सेम माइट बी डोनेटेड टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर दो। In this case, Mr. A cannot claim that he cannot be charged in respect of the salary for April 2020. आप डोनेट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपका इनकम नहीं माना जाएगा, आपका इनकम पहले हुआ है फिर डोनेशन हुआ है। So it is only the due to his instructions that the donation was made to a charitable institution by his employer. It is only an application of income. तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने तो लिया नहीं है, मैंने तो अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया था उसको डोनेट कर देने के लिए, तो उसको मैं अपना इनकम नहीं मान सकता। क्या ऐसा वो बोल सकता है? अरे ना, नहीं बोल सकता। तो आपने जो डोनेशन किया वो जस्ट एप्लीकेशन ऑफ योर इनकम। तो इसका एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पेमेंट करते हो। স্যালারি তো তুমি পেয়েছো, এবার তুমি যেখানে লাগাবে সেটা তো তোমার। यस, एकदम एकदम नॉर्मल बात है। उल्टा आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है टैक्स लायबिलिटीज में, डिडक्शन मिल जाता है सर चैप्टर 6 में 80G में, ठीक है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप कुछ डोनेट करते हो तो सेक्शन 80G में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो डिटेल्स चर्चा डिडक्शन चैप्टर में कर लेंगे, 80C से 80U चैप्टर 6, उसका एक पूरा डिटेल चर्चा होता है सर। हाँ, डिडक्शंस का पूरा डिटेल्स चर्चा होगा, ठीक है। मैं आपको आप लोगों को वो वाला क्लास में शेयर कर लूंगा, डिडक्शन वाला क्लास में आप सभी के साथ शेयर कर लूंगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो डिडक्शंस आपको बार बार तंग करेगा, पूरा हर एक चैप्टर में आएगा, तो प्लीज एक बार 80C से 80U वाला चैप्टर आप लोगों में शेयर करूंगा, रिकॉर्डेड है, रिसेंटली मैंने कराया था किसी क्लास में, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा सर, सरेंडर ऑफ सैलरी में बात कर लेते हैं। तो फॉरगोइंग देख लिया आपने, फॉरगोइंग का इफेक्ट, सरेंडर तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा, ये प्लेस ऑफ एक्रोल ऑफ सैलरी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, प्लेस ऑफ एक्रोल ऑफ सैलरी। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, ये वाला पॉइंट एक बार देखो। मिस्टर ए थोड़ा हटके पॉइंट है इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। सपोज मिस्टर ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज पोस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, सिटीजन ऑफ इंडिया है, कहाँ पोस्टेड है सर? यूनाइटेड स्टेट्स में, एज अवर एम्बेसडर।
भारत के एम्बेसडर के तौर पे वो यूएस में पोस्टेड है। तो वो सर्विस कहाँ दे रहा है, इंडिया में दे रहा है कि आउटसाइड इंडिया में दे रहा है? क्या रे? सर्विस आउटसाइड इंडिया। He render his service outside India. He also receives his salary outside India. अरे बाहर रहता है तो फिर सैलरी भी बाहर ही रिसीव करेगा ना। यस सर, इंडियन एम्बेसडर हुए तो गए ना। यस, इंडियन एम्बेसडर है, इंडिया के बाहर रहते हैं, यूएस में है, सर्विस भी आउटसाइड इंडिया में ही दे रहा है, सैलरी भी आउटसाइड इंडिया ही मिल रहा है। ही इज ऑल्सो ए नॉन रेसिडेंट बिकॉज इंडिया के बाहर रहते हैं तो नॉन रेसिडेंट। क्वेश्चन हियर कि therefore arises when whether he can claim exemption in respect of his salary paid by the government of India to him outside India। क्या ये जो सैलरी उसको मिलता है क्या वो एग्जेम्पशन मिलेगा कि इससे टैक्सेबल हो जाएगा? क्या लगता है? सर इंडियन एम्बेसडर माने तो इंडिया के रिप्रेजेंट करते ही तो गए तो। यस, इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजंस बना हुआ है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ठीक है, provides that salaries payable by the government to a citizen of India for service outside India shall be deemed to accrue or arise in India। मतलब अगर आप deemed to accrue arise के केस में देखोगे तो ऑब्वियसली इनकम तो उसके इंडिया से एक्रू हो रहा है तो टैक्सेबल इन इंडिया है ना। बट सर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात इंडियन रेजिडेंट नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्रू इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बट बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 एनी अलाउंस ऑफ परक्विजिट, ये मैं आप लोगों को सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम में पढ़ाया था, ठीक है, तब मैं वो ये वाला पॉइंट में स्किप किया था, मैं बोला था मैं आपको सैलरी में बताऊंगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 एनी अलाउंस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ओके, अगर वो कोई किसको दे रहा है सर, by virtue of section 8 10 subsection 7 any allowance or perquisites paid or allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering service outside India will be fully exempted। वो जो भी सर्विस दे रहा है इंडिया के बाहर दे रहा है और सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 उसको क्या कर देता है, एग्जेम्प्ट कर देता है जो भी उसको मिल रहा है, ठीक है। याद रखना सर, स्पेशल है सर, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। थैंक यू नील। ओके सर, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट बट याद रखने वाली चीज़ें हैं सर। अच्छा, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15 ये तो पता ही है। अब बेसिस ऑफ चार्ज पे भी एक बात कर ले आपसे, ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज पे भी एक बात कर लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा सर, हाँ ध्यान से सुनिएगा। मैं आज बोला था स्पेशल एग्जाम्पल्स केस में बात करूँगा, ये सब स्पेशल केसेस है जो मतलब दिमाग में आता है पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ ए ड्रॉज ही सैलरी इन एडवांस for the month of April 2021, for the month of April 2021, in the month of March 2021, अप्रैल का सैलरी कब ले रहा है सर? मार्च 2021 में। सर इज दिस सेम ईयर? अप्रैल 2021 एंड मार्च 2021 क्या सेम असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर में आता है? हाँ सर, सेम है। ये जो 21 है ये स्टार्ट हुआ था 2022 से 20 अप्रैल 20-21, और ये जो अप्रैल 21 है ये 21-22 का पार्ट है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो अप्रैल में मिलने वाला है, आप उसको मार्च में ले रहे हो, मतलब एडवांस ले रहे हो, मतलब आप एडवांस ले रहे हो। हाँ। तो फिर 2021 का बेसिकली 21-22 का सैलरी है। अगर आप 20 अकाउंट হবে। हाँ बोलो। 21-22 এর স্যালারি কিন্তু যেহেতু মার্চে নিয়েছে তাই 2021 এ কাউন্ট হয়ে যাবে। কেন? কারণ ও सैलरी তো মানে ওর যে এপ্রিলের স্যালারিটা ও তো অ্যাডভান্স নিয়ে নিচ্ছে ওর আগের মানে ওই প্রিভিয়াস ইয়ারের এতে মানে इसीलिए तो पूछ रहा हूँ रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन? 21-22 का सैलरी आप ले रहे हो 21-22 का रिसीव कर रहे हो, हाँ बोलो। মানে ওই ইয়ারটা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে তারপরে নতুন শুরু হচ্ছে। ठीक है 21 लेकिन सैलरी तो 21-22 का है, आप एडवांस ले रहे हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन सैलरी तो यहाँ का है।
तो इसका काउंटिंग कब होगा, या टैक्सेबिलिटी कहां से आ जाएगा? ऑब्वियसली आपने सही बोला, 2021 में ही होगा। द सेम बिकम्स चार्जेबल ऑन द रिसिप्ट बेसिस। आप रिसिप्ट जब करोगे, ठीक है, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन, रिसिप्ट बेसिस में होगा। तो 2021 में रिसिप्ट किया आपने, इसीलिए टैक्सेबिलिटी भी 2021 में आ जाएगा, एंड इज टू बी असेस्ड एज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2021। ये यही माना जाएगा कि आपका 20-21 का इनकम है, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021-22। করে নিয়েছে না, हाँ बोलो। মানে ও তো রিসিভ যখন করছে সেইটা ধরা হয়, তো মার্চে রিসিভ করে নিয়েছে। यस एग्जैक्टली, रिसीव के एक्रू और रिसीव जो भी पहले होगा उसी को मान लिया जाएगा। तो एक्रू तो था 21-22 में, बट रिसीव कर दिया 2021 में, तो उसी का इनकम मान लेगा। However, the salary for the assessment year 22-23 will not include that of April 2021। मतलब ये 21-22 का जो सैलरी है ये 22-23 असेसमेंट ईयर में इंक्लूड नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हो, तो वहां पर इंक्लूड मत करना, ठीक है। ये रिसिप्ट बेसिस के कारण इंक्लूड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। रिसिप्ट बेसिस इज द मेन रीजन हियर। सिमिलरली एक दूसरा टाइप है, इफ द सैलरी ड्यू फॉर मार्च 2021 इज रिसीव्ड बाय ए later in the month of April 2021। सैलरी कब का है? मार्च 2021 का है। रिसीव कब हो रहा है? अप्रैल 2021 में। क्या करोगे? मतलब लैटर हो रहा है, एडवांस नहीं, एडवांस नहीं हो रहा है सर, लैटर केस, फ्यूचर में हो रहा है। इनकम मार्च का है, रिसीव अप्रैल में हो रहा है, अब क्या करोगे? सेम मतलब सेम मतलब जहां रिसीव हुआ वहां पर टैक्सेबल करेंगे। মানে অ্যাক্রু তো হয়েছে আগের এতে। यस सर, एक्रू, थैंक यू। यहाँ पर रिसिप्ट नहीं देखेंगे, ड्यू बेसिस देखेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया ना सबको? जब बाद में होगा तब रिसिप्ट नहीं, तब ड्यू कब हो रहा है? ड्यू हुआ मार्च 2021 में, तो टैक्सेबिलिटी मार्च में आ जाएगा, मतलब 21-22 प्रीवियस ईयर में ही आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है सर बात? बिकॉज ऑफ ड्यू बेसिस, ड्यू हुआ तो कर लो, रिसीव हुआ तो कर लो, जो पहले होगा उसी को कर लेना, जिस पर्टिकुलर ईयर में होगा उसी को आपको टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो सर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सर। अरे नो सर। নো স্যার, ওকে। এই অর্পিতার আওয়াজ পাচ্ছি না। অর্পিতা তুই বুঝতে পারছিস? তুই বলছিস না? স্যার এই স্ক্রিনটা একটু বড় করবেন? কোন স্ক্রিনটা বাবু? স্যার লাস্টের যে স্লাইডটা ছিল। স্লাইডটা এটাই তো ছিল না স্যার, যে লেখাটা যেটা ছিল, যে সামটা। সামস, এইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই। এটাতে কি বাকি আছে তোর? এটা লেখা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নে তাহলে। আচ্ছা ओके, ओके। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस सैलरी का, ये वाला एक कॉन्सेप्ट भी देख लो थोड़ा। तो फिर चार्जिंग मैटर आप लोगों को ध्यान में रखना सर, ठीक है। रिसिप्ट एंड ड्यू बेसिस, जो पहले होता उसी को मान लिया जाता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट सर एडवांस सैलरी वाला। ये एडवांस सैलरी क्या होता है? তো এক্সাম্পল করলাম উপরে। हाँ, ওই প্রথম এক্সাম্পলটা অ্যাডভান্স স্যালারি তো ছিল। yes, yes sir, advance था। Advance salary is taxable when it is received by the employee irrespective of the fact whether it is due or not. It may so happen that when advance salary is included and charged in a particular previous year, the rate of tax at which the employee is assessed may be higher than the normal tax of rate of tax to which he would have been assessed. Section 89 provides for relief in these types of cases. The concept of relief I will discuss in later section 89। ये क्या केस होता है जानते हो? जैसे मानो कि आपका एडवांस है, से फॉर एग्जांपल टैक्स लायबिलिटी तो चेंज होता रहता है ना सर, टैक्स रेट, क्या रेट? হ্যাঁ স্যার। टैक्स रेट तो चेंजेबल है ना। 2020-21 में जो रेट चल रहा है ये भी तो हो सकता है कि 22-23 में रेट चेंज हो गया।
तो हाँ। आपको अगर आपका अगर 2022-23 का कोई टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, लेकिन आपने एडवांस रिसीव कर लिया यहाँ पर, तो आपका लायबिलिटी कब हो गया? एडवांस के कारण आपका टैक्स लायबिलिटी 2021 में आ गया, लेकिन ये एक्चुअली कब कब का है? 22-23 का है। तो इन दैट के सेक्शन 89 आपको रिलीफ देता है, ठीक है, जो डिफरेंस होगा। इसका मैं बाद में आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन देके, तब आपको मैं सेक्शन 89 बताऊंगा। करेंटली बस इतना याद रखो कि अगर 21-22 का इनकम 22-23 का इनकम 21-22 में पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो फिर वो इनकम आपका बाद में ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स में कोई चेंजेस आ रहा है, तो इन दैट केस वो जो चेंजेस के कारण जो भी डेटा का डिफरेंस हो रहा है, अगर आपको कम पे करना चाहिए था तो रिलीफ मिल जाएगा, ज्यादा करना होगा तो फिर वो आपको देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर रिलीफ का बात करता है, ज्यादा का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 89 आपको रिलीफ के बारे में बात करेगा, मैं आपको बाद में इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये एडवांस सैलरी में भी याद रखो, मैं बाद में चर्चा करूंगा। ডিডাকশন ফিডাকশন যেটা বললেন ওইটাই সেকশন 89 নাকি? हाँ बोल। তো আপনি তখন বললেন না অ্যাডভান্স স্যালারিতেও মানে করলে উল্টো ডিডাকশন পাওয়া যায়, এই ওইটাই সেকশন 89 এ আছে না? यस यस 89 में बात करूंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो मैं सेक्शन 89 का भी क्वेश्चन वहां पर रखूंगा। अभी बस मैटर को याद रख के एडवांस सैलरी एडवांस पेमेंट करने से उसका सेक्शन 89 का इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आता है सर, डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी क्या है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या है? एडवांस सैलरी मतलब बेसिकली लोन टाइप्स, मतलब आपको एडवांस में कुछ पेमेंट मिल गया, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, विद इंटरेस्ट भी हो सकता है ना। तो लोन इज अ डिफरेंट सैलरी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सैलरी। व्हेन एन एम्प्लॉय टेक्स अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर which is repayable in certain specified installment, the loan amount cannot be brought to tax as salary of the employee। अगर आप एडवांस में कुछ ले लेते हो, ठीक है, लोन पे ले लेते हो, तो वो आपका टैक्स नहीं होता, तो इट्स अ डिफरेंट। बट एक होता है सर एडवांस अगेंस्ट सैलरी, it's a different form of advance salary. It is an advance taken by the employee from his employer. This advance is generally adjusted with his salary over a specified time period। मतलब सिंपल, ये कॉन्सेप्ट सिंपल होता है एडवांस अगेंस्ट में। सपोज आपको 50,000 करके आपका सैलरी है, ठीक है, 50 के मंथली सैलरी है आपका 50 करके। तो जैसे मानो कि अक्टूबर चल रहा है, आप क्या किया, अक्टूबर मंथ में ही नवंबर का कुछ एडवांस ले लिया। नवंबर मंथ का जो सैलरी है उसका कुछ अमाउंट आप इस मंथ में एडजस्ट कर लिया, अक्टूबर में दे दिया, तो फिर सिंपल होगा, जब नवंबर आएगा तो उसमें आपको बाकी अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 50 में से 25 सब ले लेते हो तो बाकी 25 तब ले लेना। तो सिंपल है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, आपके सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस भी मिलता है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो याद रखिएगा सर, नॉर्मल एडवांस सैलरी एक हो जाता है एक्स्ट्रा लोन टाइप विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, और एक हो जाता है सर एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एक होता है सर एरियर ऑफ सैलरी। सर एरियर ऑफ सैलरी कैसे? एक ये यहाँ पर एक स्पेशल एग्जांपल है। नॉर्मली स्पीकिंग सैलरी एरियर्स मस्ट बी चार्ज्ड ऑन ड्यू बेसिस। अगर आप एरियर कर देते हो, एरियर मतलब क्या सर? एरियर का मतलब क्या होता है? মানে পেলো না পরে পাবে, पेमेंट अभी किया नहीं आपको, बाद में करेगा, ठीक है, भूल गया, स्किप कर दिया, कुछ भी एरियर हो गया, तो ये ड्यू बेसिस में नॉर्मली चार्ज होना चाहिए। However, there are some circumstances when it may not possible to bring the same to charge on due basis। जैसे कि ऐसे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कब होता है ऐसा। इफ द पे कमीशन जानते हो ना, जो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में जो, या स्टेट गवर्नमेंट पे कमीशन होता है, जो पेमेंट को लेके देखते हैं। तो जैसे मानो कि कुछ एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट लेवल में, वो अभी 2021 में है, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कि उनका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, सैलरी हाइक हुआ है, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है या सैलरी हाइक हुआ है। बट कब से सर? 17-18 से, मतलब 3 साल बैक। सर अगर ये इसको बोलते हैं सर रेट्रोस्पेक्टिव हुए, क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने दिनों से आपका इनकम हाइक हो रहा है, तो आपका इनकम तो पुराने दिनों से ड्यू हो रहा है ना, इसका मतलब। तो इन दैट केस जब रिसीव करोगे ऑन दैट टाइम आपका टैक्स चार्ज होगा, बिकॉज इसमें ड्यू बेसिस पॉसिबल नहीं है। ये भी तो एरियर है ना, बिकॉज 2021 में अगर पे कमीशन बता रहे हैं कि आपका इनकम बढ़ेगा, बढ़ सकता है, इनकम बढ़ेगा, लेकिन पुराने दिनों से 17-18 से इनकम हाइक होगा। जैसे मानो अभी आपका इनकम है
50,000, लेकिन आपका इनकम इंक्रीज किया जा रहा है 50,000 से 55,000 में, ठीक है, 5,000 करके इंक्रीज कर रहा है। बट ये कब से? नॉट नाउ, 17-18 से आपका इनकम हाइक करेगा। तो 17-18 से लेके 2021 तक आपका इनकम इंक्रीज हो गया ना, तो उसका भी तो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो जब आपको गवर्नमेंट के रिसीव होगा ना, तो रिसीव करने के टाइम पे टैक्स काट के ही रिसीव हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल यहाँ पर। এই এরিয়া গুলোতে কন্ট্রাক্ট থাকে তো, মানে এই এত এত বছর পর দেবো তার। यस यस, ऑब्वियसली सब कुछ एज पर कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेक्शन 89 का कॉन्सेप्ट आ सकता है। मैं जब 89 का क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, तब मैं इसका और डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बट ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि सैलरी एरियर हो जाए तो क्या हो सकता है, अगर एरियर सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव वे में दिया जा रहा है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है सर। बाकी मैंने यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी मतलब सेक्शन 17 के बारे में बात किया रखा है सर। यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है सैलरी क्या होता है। पार्क्विजिट्स यू ऑल नो ऑलरेडी, इतना सारा लिस्ट करके आए हो। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, इसका भी एक डेटा आपको मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूरा लिस्ट है सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है सर सैलरी के अंदर क्या क्या आता है। आपको मैं पहले भी बता के रखा, मैं नोट शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद, आप लोग प्लीज घर में एक बार गो थ्रू करना। जैसे वेजेस, एनुइटी, ग्रेचुइटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, एनी एडवांस सैलरी, एनी पेमेंट और रिसीव रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड। आप लोग जानते हो सर, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, मुझे नहीं लगता आपको पढ़ाने का जरूरत है, जस्ट एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है। वेजेस का मतलब आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। अलावेंस तब से बोले जा रहा हूं, यहां पर सर अलावेंस का लिस्ट है, अलायंस का लिस्ट है, मैं बता दे रहा हूं, एक बार घर पे प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसा अलावेंस है जो मैंने प्रोफॉर्मा में नहीं दे पाया, ठीक है। जैसे कुछ अलावेंस तो आपको पता है, जैसे एंटरटेनमेंट यू नो, डियरनेस अलावेंस यू नो, ओवर टाइम अलावेंस ये भी एक है, फिक्स मेडिकल अलावेंस, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस ये भी आपको मैंने बताया, टू मीट इंक्रीज डे टू डे लिविंग इन सिटीज, ठीक है, सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस। इस तरह का काफी सारा अलावेंस, इंटरिम अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस, टिफिन अलावेंस, प्रोजेक्ट अलावेंस, इसका है ना पूरा लिस्ट है कि कुछ अलावेंसेस आपका पार्टली एग्जेम्प्टेड होगा और कुछ अलावेंसेस आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तो ये लिस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको तब ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे हाउस रेंट अलावेंस एंड स्पेशल अलावेंस पार्टली एग्जेम्प्टेड है, बाकी ये सब जो अलावेंसेस है ना ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अलावेंस कुछ एग्जेम्प्टेंस हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि याद रखिएगा कौन से अलावेंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं सर। ये सब चीजें आपको याद इसलिए रखना होगा बिकॉज दीज आर प्रोविजंस, ठीक है, दीज आर प्रोविजंस। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, याद रखिएगा सर, सिटी कॉम्पेंसेटरी फुल्ली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। वो गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, वो ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, एक्सेप्ट वो डीफ, डम और ब्लाइंड के केस में एग्जेम्प्ट आपको 3200 पर मंथ, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे एचआरए के बारे में मैं ऑलरेडी बता के रखा, ये मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिए रेडी रखा था, अभी करोगे क्या या होमवर्क में दे दूं? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना, एचआरए का क्वेश्चन है। बेसिक पे देके रखा, डीए देके रखा, कमीशन वो भी दिया, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली पार्गोजिट है, आपको देके रखा। और मोटर कार कौन दे यूज कर रहा है? आप यूज करो। एक्सपेंस कौन दे रहा है? आपका एम्प्लॉयर। तो क्या हिसाब होगा आप देख के थोड़ा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। दुर्गा पूजा में मैं और भी होमवर्क आपको शेयर करूंगा और करने के बाद आप मुझे शेयर करना, मैं आप लोगों को आंसर भी शेयर करके देके जाऊंगा, ठीक है। कुछ दिन छुट्टी रहेगा सर, एक हफ्ता ऑलमोस्ट। हाउस रेंट अलावेंस 15,000 पर मंथ। Find out the HRA eligible for exemptions to Mr. Raj Kumar, assuming that he had paid a 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of his retirement benefit. Please try these sums in homework में, ठीक है, ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर था, अच्छा, नेम ऑफ अलायंस का पूरा डिटेल्स है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, एक इजी क्वेश्चन है। चलो ये बता दो सर, ये मुझे अभी बताओ। मिस्टर श्रीकांत हैज 2 sons, ओके। मिस्टर श्रीकांत का 2 बच्चा है। He is in recipient of children education allowance of 150 per month for his elder son and 70 per month for his younger son. Both his sons are going to school. He also receives the following allowances. ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1800 पर मंथ करके और ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है 500 पर मंथ करके। कंप्यूट दी टैक्सेबल अलाउंस।
बताओगे अभी कि कितना अमाउंट उसका टैक्सेबल में जाएगा? हाँ सर, बोलोगे कि नहीं? सर चिल्ड्रन का तो बता, ट्रांसपोर्ट का तो बता दो और चिल्ड्रन का तो बता दो। क्या रे, होगा कि नहीं होगा? चिल्ड्रन का क्या होगा बताओ ना। तो चिल्ड्रन तो 100 पर मंथ होगा। यस, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 चाइल्ड। और ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट फुल्ली टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट फुल्ली टैक्सेबल होगा। वेरी गुड सर, तो कर दो ना, इसमें क्या सोचने वाली बात है। जस्ट इसको पुट करो, कैसे करना है। अगर आप प्रोफार्मा यूज करोगे वो भी कर सकते हो, तो सिंपल ऐसे कर लो। इलस्ट्रेशन 2 था, टैक्सेबल अलाउंस। देखो सर, ये इनकम टैक्स क्या है ना, प्रोविजन बेस्ड है। प्रोविजन पता होगा जवाब दे पाओगे, प्रोविजन नहीं पता, इसीलिए मैं प्रोविजंस में इतना समय लगाना चाहता हूं सर, कि ताकि आप लोगों को प्रोविजंस पढ़ा पढ़ा के बोलता रहता हूं, ताकि आप पढ़ लो। ठीक है, टैक्सेबल अलाउंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर श्रीकांत। सीईए, सीईए मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 150 करके मिल रहा है ना, 150 करके मिल रहा है फॉर इज एल्डर सन, 70 पर मंथ, सॉरी 150 पर मंथ फॉर इज एल्डर एंड 70 पर मंथ फॉर इज यंगर। तो जो भी मिले आपको क्या देखना है, तो 150 माइनस 100। अच्छा आप क्या करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि यंगर के लिए 70 रुपीज और बड़े के लिए 150 करके। तो आपका जो मतलब एजुकेशन अलाउंस है, इसका क्या हिसाब करोगे, 150 माइनस 100 इंटू 12 पर मंथ इंटू 12। और इधर क्या हो जाएगा, ये एल्डर के लिए हो गया, और यंगर का कितना हो जाएगा, 70 से क्या 100 माइनस करोगे या 70 ही माइनस कर पाओगे? 70 से 100 नहीं माइनस कर सकते सर, 70 से 70 ही माइनस कर पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम 100 ना, पर मंथ इंटू 12। तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है सर, 100 इंटू 12 मंथ्स, 150 माइनस 100 कितना हो गया, 50। 50 इंटू 12 600 ना, और इसका कितना हो जाएगा, 0 नील। तो यहाँ पर छोटे बच्चे को नहीं मिलेगा, सिर्फ बड़े बच्चे के लिए मिलेगा आपको, मतलब हिसाब के अनुसार जो हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का जितना हिसाब होता है। तो अल्टीमेटली आपका ये हो गया ₹600 का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कितना मिला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 1800 करके आपको मिला है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 करके 12 महीना। अगर आप डीफ डाम ब्लाइंड होते तो 3200 तक छूट होता, बट यहाँ पर श्रीकांत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है ना सर, ऐसा कुछ बोला है क्या? 1800 इंटू 12 कितना हो जाएगा, कौन बताएगा सर? 21,600। 600, वेरी गुड सर। और ट्राइबल एरिया अलाउंस का कितना होगा, पता है क्या आप लोगों को? सर आपने बताया कहाँ सर, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दे के रखा, मतलब अभी दूंगा आप लोगों को, जो लिस्ट में अभी आपको शो कर रहा था। 500 करके आपको अलाउंस मिल रहा है ट्राइबल एरिया में रहने के लिए। किसी भी संताल या ट्राइबल एरिया होता है, लाइक उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में भी है, बेलपाड़ी एरिया में, उड़ीसा में कोरापुट बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बहुत ट्राइबल दिखता है। ठीक है, या फिर मणिपुर नागालैंड एरिया में भी आपको ट्राइबल एरिया दिखेगा। तो ट्राइबल एरिया के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया होता है, बेसिक फैसिलिटीज एम्यूनिटीज नहीं रहता है, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो 500 करके अगर आपको मिल रहा है, लेकिन रूल्स है कि आपको 200 तक छूट मिलेगा। ठीक है, 200 पर मंथ, तो 500 माइनस 200 पर मंथ
इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? 3600। तो टैक्सेबल अलाउंस कितना हो गया आपको? 25,800। ठीक है ना? दिस इज टैक्सेबल अलाउंस। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ये हिसाब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सर ट्राइबल एरिया का कुछ समझ में नहीं आया। चलो आपको लेके चलते हैं 2 मिनट फिर से। ये जो मैंने आप लोगों को अभी 2 मिनट पहले लिस्ट बता रहा था ना, ये देखो पूरा लंबा लिस्ट दिया हुआ है अलाउंस का। क्या लिखा है? नेम ऑफ अलाउंस प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2। ये सब अदर अलाउंस का जो एरिया था ना, वो सब में आता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा अलाउंस दिया हुआ है। एनी स्पेशल कंपेंसेशन अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरियाज अलाउंस, ठीक है, 800 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशंस। 7,000 पर मंथ इन सियाचिन एरिया जम्मू कश्मीर, बहुत भयंकर एरिया है सर। 7,000 करके कंपेंसेशन दिया जाता है आपको। एनी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस in the nature of border area, allowance or remote locality, allowance or difficult area, allowance or disturbed area, जहाँ पर कुछ political disturbance वगैरह है, ठीक है, 1300 और 1100 और 1050 और 750 और 300 और 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो सर नहीं, इस तरह का पूछेगा नहीं, ठीक है, इस तरह का पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना तक जा सकता है, क्या क्या लेवल बना के रखा है। ट्राइबल देखो, स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज, एजेंसी एरियाज अलाउंस, स्पेसिफाइड रेट है 200 पर मंथ। दिखाई दिया क्या? अरे दिखाई दिया ट्राइबल एरिया? हाँ ठीक है, तो ये लिस्ट पूरा दिया हुआ है आपको। आप लोगों का काम क्या है सर? लिस्ट को एक बार पूरा छान मार लेना, ठीक है, लिस्ट को पूरा एकदम गो थ्रू कर लेना है। और इस लिस्ट के अंदर जिस चिल्ड्रन की इसके अंदर आता है, जो भी है आप एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले अलाउंस वगैरह से, आपको कोई दिक्कत ना पड़ना पड़े, ठीक है, तभी आपका सैलरी क्या हो जाता है? लेवल अप हो जाता है। बाकी जो होमवर्क के तौर पे आपको मैंने HRA वाला दिया वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। HRA के लिए मैंने होमवर्क के तौर पे जो आपको दिया वो जरूर ट्राई करना बनता है आप लोगों को। अच्छा, बाकी जिन लोगों का पहले रिवीजन, जिनका रिवीजन चल रहा है, उनके लिए भी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देके रखा, ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह का, आप चाहो तो ट्राई ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिनका मैंने अभी भी ग्रेचुइटी पेंशन नहीं सिखाया, वो बाद में ग्रेचुइटी पेंशन ट्राई कर लेना, ठीक है, जब मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा। मुझे जैसा लग रहा है कि इसके बाद टैक्स क्लास फिर से कब होगा सर? इसके बाद टैक्स का क्लास फिर होगा सर दुर्गा पूजा के बाद, ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद। मतलब नॉर्मली बेसिकली सैटरडे से क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है, मैं थोड़ा नेटिव जा रहा हूँ सर, तो सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे मान के चलो, मतलब संडे तक, ठीक है। दुर्गा पूजा भी है और छुट्टी भी है सबका, आप लोग का भी छुट्टी है, मेरा भी छुट्टी है। एक ही छुट्टी तो चलता है सर, एक इस टाइम पे और एक ठंड के टाइम पे, तो मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, बस यही है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? हाँ बोलो। पीडीएफ টা একটু পাঠিয়ে দিন। यस, PDF मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। और क्वेश्चंस जो मैंने देके रखा वो आप लोग जरूर ट्राई करना। मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जिनका रिविजन्स है वो सारा ट्राई करें, और जिनका रिविजन्स नहीं है वो जितना हो सके उतना ट्राई करें, जितना मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन जो पॉइंट्स है वो जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा, इतना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ओके, क्लियर है? शुभश्री, विशाल, नंदिनी, क्लियर ना? यस सर। ओके। और कॉपी एकदम सर, जो भी कॉपी में लिखा आपने उसको जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। क्वेश्चन ट्राई करो, मैं पूजा के बाद सर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है, बट ट्राई करते रहना आप लोग। ओके, प्रोविजन मास्टर सर, प्रोविजन मास्टर। ओके सर, आज इतना ही है फिर, टाटा फिर सबको। बाय बाय सर। बाय सर। ओके सर, टाटा। सर। बाय सर, बाय सर, बाय।